फिर अर्मेनिया, ये काकाकस रीजन में, जो हम लोगों ने उस दिन मैप में डिस्कस किया था, अर्मेनिया इज अ पार्ट ऑफ अ साउथ काकाकस रीजन। फिर ये रशिया, काजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, चाइना विना इसका पार्ट नहीं है। सर्बिया आउट हो गया इसमें, सर्बिया यहाँ पे था। सर्बिया क्यों आउट है? सर्बिया में वो पॉलिसी फॉलो करते हैं वहाँ पे, सर्बिया में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसा। ठीक, ठीक है। एक बेसिक अभी जो न्यूज़ में चल रहा था, अगर कंटिन्यूसली आप अगर फॉलो करते रहते हो न्यूज़, तो व्हाट इज फाइंड दैट द मोदी एंड पुतिन डिस्कस डीपनिंग ऑफ टाइज अमिड रो ओवर द ट्रम्प टेरिफ ऑन रशिया ऑयल। तो कंटिन्यूसली अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, तो अभी व्हाट यू विल बी फाइंडिंग कि रशिया इज अमेरिका इज इम्पोजिंग टेरिफ ऑन दोज कंट्रीज हु आर बाइंग रशियन क्रूड ऑयल। तो रशियन क्रूड ऑयल जिससे जिससे लोग खरीद रहे हैं, उस पर क्या कर रहा है? यूएसए इज इम्पोजिंग अ टेरिफ। So in the matter of that, the Russian crude oil in the market is decreasing in the cost. India and China and other countries are taking it as an opportunity और देख रही है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है, तो दे आर स्टार्टेड बाइंग मोर। ठीक है ना, ये बकायदा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। दे आर टेकिंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि भाई प्राइस कम हो रहा है, खरीद लो अभी, अभी समय अच्छा। ठीक है ना, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी क्वेश्चन जैसा फ्रेम किया। ठीक है, दिल्ली एंड बीजिंग फर्म, अब इसको देखो, इसमें इंडिया एंड चाइना हैव टेकन अ फर्म पोजीशन ऑन देयर परचेज ऑफ रशियन ऑयल, सेइंग इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच। दिस हैज बीन वेस्ट, स्पेशली द यूएस व्हिच हैज एडेड अनदर 25% टेरिफ। तो दे हैव स्टार्टेड विद द 25% ऑफ टेरिफ, फिर माना नहीं इन लोगों ने, तो फिर इंपोज कर दिया 50% ऑफ टेरिफ, राइट। टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, सम कंट्री, मैंने लास्ट क्वेश्चन एक बनाया था, लॉन्ड्रोमेट कंट्री, है ना, किसको किसको बोलते हैं, हु आर आफ्टर imposing of the tariff by the American nations, कौन कौन कंट्री आर स्टिल टेकिंग, कौन अभी भी उनसे रशियन ऑयल्स खरीद रहा है। तो उसमें मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था, तो चाइना एंड इंडिया इज टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल्सो द टर्की। टर्की और ये लोग अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा रहे हैं अभी के डेज में। तो टेकिंग दिस हियर विथ रेफरेंस टू द रशियन क्रूड ऑयल इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन, consider the following statement. After the imposition of sanction on the Russia, India emerged as the largest importer of Russian crude oil, surpassing all other countries. Do you think that it is a correct statement? मैंने आपको एसेंस बता दिया। Gradually, United States of America increasing the tariff onto the countries who are imposing Russian oil. टेरिफ का क्या मतलब है कि जो गुड्स हम लोग करते हैं उसके ऊपर वो टेरिफ लगा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा फिर? ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब आपका क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता जाएगा, तो डेफिनेटली वी विल टेकिंग दैट अपॉर्चुनिटी। और इंडिया और रशिया क्या कहता है, इंडिया और चाइना, व्हाट इंडिया एंड चाइना इज सेइंग दैट आवर एनर्जी सिक्योरिटी, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, आवर एनर्जी सिक्योरिटी इज आवर नेशनल इंटरेस्ट, वी डोंट केयर अबाउट ऑफ योर टेरिफ। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एकदम एक क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश किया कि आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ सैंक्शन ऑन द रशिया, इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, सरपासिंग ऑल अदर कंट्रीज। तो डू यू थिंक दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट होना चाहिए। कौन नो, कौन बोल रहा है? नहीं, लेकिन इसको ऐसे पढ़ना है करंट के पर्सपेक्टिव से। मैं समझ रहा हूं, जैसे तुम जो समझ रहे हो कि करंटली अभी चाइना सबसे ज्यादा इंपोर्टर होगा क्रूड ऑयल का। मैंने इसको फ्रेम ऐसे किया है कि आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ सैंक्शन ऑन द रशिया, इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रशियन क्रूड ऑयल, सरपासिंग ऑल अदर कंट्रीज। यस, बिल्कुल, टाइम लिमिट के साथ चेंज भी हो सकता है। टेक्निकली अभी भी चाइना ही है, एंड चाइना के बाद रशिया और रशिया के बाद टर्की। तो विद द सब्जेक्ट ऑफ टाइम, ये जो बोल रहा है एकदम सही बात है। अब आपको ये समझना है कि ऐसे स्टेटमेंट को एग्जाम में कैसे डील करेंगे। ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन। ठीक है ना, अभी जैसे कि रशिया ने, मान लो कि अगर यूएस ने टेरिफ कम कर दिया, तो अदर कंट्रीज विल स्टार्ट ऑल्सो डूइंग दैट। फिर चाइना और इंडिया उस पर क्या स्टांस लेगी, वो भी डिपेंड करेगा डिफरेंट फैक्टर्स पे। तो ये वेरिएशन होता रहेगा, सब्जेक्ट टू वेरिएशन। तो मैं इजीली ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मैं इसको करेक्ट कर दूंगा तुरंत। यू हैव टू बी स्मार्ट एनफ टू डील एट दैट टाइम। ठीक है ना, समझ में आया व्हाई आई मेड दिस टाइप, क्यों मैं बनाने की कोशिश की, सो दैट यू कैन यूज। हाँ यस सर, पर जब सैंक्शंस लगे थे रशिया पर, उस टाइम पर तो इंडिया वाज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द रशियन क्रूड ऑयल। जब तुरंत सेक्शन लगे थे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आफ्टर द इंपोजिशन ऑफ सैंक्शन ऑन रशिया, India emerged as the largest importer of Russian crude oil, surpassing all the other countries. तो सारी कंट्री को सरपास नहीं किया। चाइना इज स्टिल इन द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। चाइना से, हाँ रशियन क्रूड ऑयल के, लेकिन चाइना ही है अभी भी चाइना है। इंडिया ने सरपास अभी टर्की को किया है बस। अंडरस्टूड? ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। बाकी ये जो बोल रहा है कि सब्जेक्ट टू चेंज है ये, ठीक है ना,
तो ये मतलब एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो ये आंख बंद करके हम करेक्ट नहीं करेंगे उसको वहां पे तुरंत इमीडिएटली। द प्राइस ऑफ रशियन क्रूड ऑयल इज रेगुलेटेड एंड कैप्ड बाय ओपेक नेशन। रेगुलेटेड एंड कैप का क्या मतलब है? अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ओपेक नेशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये क्या होता है? एक कार्टेल है। इसमें मेजर जो ट्रेडिशनल जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थी अब तक, यही लोग उसके पार्ट थे। तो कौन कौन ट्रेडिशनल ऑयल एक्सपोर्टिंग वर्ल्ड में कंट्रीज है? जीसीसी कंट्रीज, हाँ, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के कंट्रीज है। कौन कौन है, क्या नाम है उनका? सऊदी अरेबिया, ट्रेडिशनल कंट्रीज की नाम बताना है कि जिनके पास पहले ऑयल रिजर्व था और उन्होंने ही स्टार्ट किया था वर्ल्ड को ऑयल देना। तो उन्होंने अपना एक कार्टेल बना लिया था। कार्टेल बनाने का मतलब कि हम डिटरमाइन करेंगे कि ग्लोबल जो मार्केट होगा ऑयल का, उसमें प्राइस वी विल डिटरमाइन। प्रोडक्शन उसी तरह से करेंगे जैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है ना? तो दैट इज वाज द ओपेक इज स्टार्टेड विद द ट्रेडिशनल ऑयल कार्टेल। लेटर ऑन सेवरल अदर कंट्रीज आल्सो स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग ऑयल, तो दैट कम्स अंडर ओपेक प्लस। ठीक है, इतना तो क्लियर है ना? ओपेक प्लस के मेंबर्स कौन कौन है? जैसे यूएस इज आल्सो द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अभी सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कौन है वर्ल्ड में? इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो इट इज द पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। रशिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ ओपेक प्लस। क्लियर है ना? अब इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ द रशियन क्रूड ऑयल इज रेगुलेटेड एंड कैप्ड बाय ओपेक नेशन। ओपेक करता है क्या? ओपेक प्लस करेगा, ओपेक नहीं करेगा। इट इज नॉट डन बाय ओपेक, इट इज डन बाय ओपेक प्लस। ठीक है ना? एग्जाम वाले दिन उस पर ध्यान रखना है। ओपेक के जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, सऊदी अरब, यूएई, ईरान, इराक एंड वेनेजुएला। ठीक है, दीज आर द कंट्रीज आर बेसिकली अंडर द ओपेक। ठीक है, ड्रोन्स, फाइन्स एंड नेट्स, ये न्यूज में चल रहा था कि चाइना इज फाइटिंग द मॉस्क्यूटो बॉर्न चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया जैसे वायरस जो होते हैं वो किस कंट्री और किस रीजन्स में ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं, मतलब किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ज़्यादा प्रिवेलेंट होते हैं? ट्रॉपिकल। तो चाइना इज फाइटिंग विद द मस्क्यूटो बॉर्न चिकनगुनिया वायरस। तो मैंने चिकनगुनिया वायरस पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया है, आर्बिट्रेरी नहीं फ्रेम किया है, ये चाइना भी फाइट कर रहा है चिकनगुनिया वायरस को लेके। तो दैट्स व्हाई आई फ्रेम्ड अ क्वेश्चन ऑन चिकनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया इज अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्क्यूटो। ये सही है? जैसे डेंगू होता है वैसे ही चिकनगुनिया भी होता है। इट इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्क्यूटो। Chikungunya is a communicable disease that spread directly from one person to another through physical contact. तो ये पॉसिबल फिजिकल कॉन्टैक्ट से पास होगा चिकनगुनिया? श्योर नहीं ना? तो फिर कैसे ये ट्रांसफर होगा? द इन्फेक्टेड पर्सन इफ इट इज बिटन बाय मस्क्यूटो, वो मस्क्यूटो फिर आपको काट लेता है, देन इट विल बी ट्रांसफर, जैसे डेंगू में होता है टेक्निकली। ठीक है, तो डेंगू में भी यही प्रोसेस होता है ना। एट प्रेजेंट देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ चिकनगुनिया। अभी है कोई? श्योर? इंडिया लेके तो आया है ना एक वैक्सीन अभी करेंटली। हाँ, मतलब रिसर्च स्टेट में है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, बट वी हैव ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग। अब हम लोग चिकनगुनिया का वायरस वो बना रहे हैं। क्या मस्क्यूटो से होता है? कौन से मस्क्यूटो से होता है? एडीज, एडीज एगिप्टी। हाँ, और जो डेंगू होता है वो भी इसी मस्क्यूटो से होता है। ऑलराइट, ठीक है, ये पूछ चुका था यूपीएससी एक बार कि चिकनगुनिया का वायरस है कि नहीं, वैक्सीन है कि नहीं। ऐसे किन किन डिजीज का वैक्सीन नहीं है अभी अवेलेबल? जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, आर यू अवेयर ऑफ दैट? इसमें से किसका वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस ए और बी में, या दोनों का है? इट वाज आस्क्ड इन यूपीएससी इन 2019। ठीक है, अब ये न्यूज में चल रहा है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। Global plastic treaty is in news. Over 190 countries will get into the huddle in Geneva, Switzerland to break and pass reach the agreement over the next fortnight in the first ever global plastic treaty that will create a legally binding framework to end plastic pollution including in the marine environment. तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 2022 से स्टार्ट हुआ था उसका नेगोशिएशन, और अभी तक हम लोग किसी भी क्लियर ड्राफ्ट पे नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना? अभी फिर ये स्टॉल हो गया है। ये अगस्त जेनेवा मीट टाउस ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी रिज्यूम टुडे। तो इसमें ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन प्लास्टिक प्रोडक्शन इज वन ऑफ द की ड्राइवर ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये तो सबको पता है। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी वी हैव स्टार्ट। अब इसको देख के बताइए, पहला स्टेटमेंट, द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी एम्स टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय ईयर 2030 बाय एड्रेसिंग द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्लास्टिक। ये सही स्टेटमेंट है? कब तक का टारगेट है? नहीं, अरे तो टारगेट तो डिसाइड किया होगा ना हमने कि कब तक करेंगे इसको। 2070 तक करने का टारगेट लिया हमने। अतुल, कब तक का टारगेट लिया हमने? तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी न्यूज़ में आता रहता है, आपको जाके देखना होगा ना कि उसमें अगर एग्रीमेंट साइन होगा भी तो उसमें उन लोगों ने टारगेट तो लिया होगा ना कि बाई 2050 या 2060 या 2070 वी विल बी डूइंग द, मतलब प्लास्टिक को वो करेंगे, पूरे लाइफ साइकिल जो प्लास्टिक का है उसको रेगुलेट करेंगे।
कहाँ देख तो डेवलपमेंट प्रोडक्शन इज लाइकली टू ट्रिपल इन अ बिजनेस एज वेल सिनेरियो बाय 2060 एज पर द यूएनईपी। लेकिन ये टारगेट नहीं लिखा हुआ है, ये 2060 ये लिखा हुआ है कि 2060 तक इशू ऐसा हो जाएगा, मतलब टारगेट ये नहीं लिखा हुआ है। देखो ध्यान से देखो, लिखा हुआ है यहाँ पे एज पर द रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोडक्शन इज लाइकली टू ट्रिपल इन बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो बाय 2060। हमने टारगेट लिया है इसको 2040 तक और ना ही 2030 तक इसके अंदर। दूसरा, ये जो एग्रीमेंट साइन होगा ये लीगली बाइंडिंग होगा। लीगली बाइंडिंग मैंने 2-3 बार सेशंस पे बताया है इससे पहले भी कि अगर लीगली बाइंडिंग होता है कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो इसका क्या मतलब होता है। आपको कंट्री को लाके जेल में तो बंद कर नहीं देंगे। तो व्हाट विल हैपन ऑन द केस ऑफ वायलेशन, बताओ, किसी आइडिया है? एनीवन डू हैव एनी आइडिया? इफ आई वायलेट, मतलब इफ आई हैव साइंड एनी एग्रीमेंट इन द इंटरनेशनल फोरम एंड इट इज लीगली बाइंडिंग इन नेचर, means I have ratified that agreement in the international forum and it is legally binding in nature, and still I am not implementing whatever I have signed it there, that in that scenario what will happen? अगर मैं वो नहीं करता हूँ तो subject to some punishment, what sort of, can be financial. यही सैंक्शन सब लगना शुरू हो जाता है। टेरिफ्स नहीं, सैंक्शंस लगा देगी, इम्पोज कर देगी, फिर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नहीं किया जाएगा, तो दिस काइंड ऑफ सैंक्शंस विल बी देयर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लीगली बाइंडिंग, ऑल्दो वो लिखा रहता है लीगली बाइंडिंग, इट इज अ मोरल बाइंडिंग एंड एज वेल एज सेवरल काइंड ऑफ सैंक्शंस इज देयर कि आप इस मटेरियल पे अब इसको नहीं दिया जाएगा। जैसे कि हमने क्या किया, साइन नहीं किया है एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो हमें न्यूक्लियर डील किसी भी कंट्री से करने में बहुत माथापच्ची करना पड़ता है। दुनिया भर का न्यूक्लियर डील साइन करो, ये एग्रीमेंट साइन करो, वो एग्रीमेंट साइन करो, देन वी विल गेट दैट, है ना। So now the legally binding international agreement negotiated in the office. India is a participating as a member in the Organization of Global Plastic Treaty. तो इंडिया बहुत बढ़ चढ़ के इसमें पार्ट ले रहा है। Now the Global Plastic Treaty came into force in 2026 after receiving ratification from majority of. तो ये मैंने इसलिए डाला, अभी तो आपने न्यूज़ देख लिया तो आपको पता चल गया। If you have no idea तो आप कंफ्यूज हो जाते एग्जाम वाले दिन कि ये 2026 में फोर्स में आने वाला है या नहीं आने वाला, ठीक है ना। अभी मैंने आपको न्यूज़ दिखाया कि ये स्टॉल हो गया फिर से, ये जो चल रहा था अभी, दे हैव नॉट रीच टू अ पर्टिकुलर जो चाहते थे आपस में एग्रीमेंट, तो जिस वजह से ये डेडलॉक में चला गया। मैंने यहाँ पे डाल दिया 2026। अब दूसरा ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्यों ऐसा स्टॉल क्यों हो गया, आपस में जो एग्रीमेंट कर रहे थे वो किस बेसिस पे रुक गया। तो उसमें भी प्लास्टिक का मेजर्स होगा कि कौन सा प्लास्टिक को एक्सेप्ट करना है, किस प्लास्टिक को एक्सेप्ट नहीं करना है। यूपीएससी विल नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल, उतने डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन स्टिल योर माइंड शुड बी रेडी कि हाँ अगर कोई रीजन होता है तो ये रीजन होंगे। No, the treaty is still under negotiation and not yet came into force. No enforcement year like 2026 has been finalized. तो ये मैंने इसमें आंसर्स में लिखा है। अब एक कमाल की बात है, ये कोई नहीं है, ये पीटी उषा है। अब ये थोड़ी बुरी हो गई, नहीं पहचान में नहीं आ रही। तो मिनिस्ट्री हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट नेशन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल, ये पास हो गया है नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है ना, एक्ट 2025। मैंने इसी पे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, लास्ट वाले सेशन में मैंने फ्रेम किया था इस पे। एक और क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025। तो अभी तक जितने भी हमारी कंट्रीज में स्पोर्ट्स का गवर्नेंस था वो स्कैटर और फ्रैगमेंटेड था। कोई भी फेडरेशन पर्टिकुलरली अपने स्पोर्ट्स को कंसिडर करती थी, जैसे कि बीसीसीआई क्रिकेट को देखती है, फुटबॉल का अलग फेडरेशन होता है, हॉकी का अलग फेडरेशन होता है। वो फेडरेशन अपने स्पोर्ट्स का सारी चीजें देखती है, फंडिंग से लेके, रेगुलेशन से लेके, स्टेक होल्डर, एथिकल स्टैंडर्ड, एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि एक कॉमन नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड होना चाहिए और वही सारे के सारे फेडरेशन को रेगुलेट करेगा। जैसे बीसीसीआई में क्या है, बीसीसीआई में अमित शाह का बेटा उसका हेड बना गया जिसने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर रेगुलेशन कि उसमें वही लोग आए जिनको उस स्पोर्ट्स का नॉलेज है उस फेडरेशन में। तो ये प्रॉपर रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट में लेके आई है। इसका पूरी जो लीडर है ये पीटी उषा है, इन्होंने ही काफी हद तक इस चीज में योगदान दिया। तो इट मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन एग्जाम में इस पर फ्रेम हो जाए अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में कि रेगुलेशन इंडिया में कैसे होता है नेशनल स्पोर्ट्स का। अब इस पे क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक सा बनाया है। द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, मतलब एक सेंट्रल लेवल पे एक स्पोर्ट्स बोर्ड होगा जिसका काम होगा रेगुलेट और ओवरसीज करना फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया। स्पोर्ट्स फेडरेशन मतलब कि क्रिकेट के फेडरेशन का, फुटबॉल के फेडरेशन का, हॉकी के फेडरेशन का, सबका रेगुलेशन कि उसके पास फंडिंग कहां से आ रही है। करप्ट पैसा भी चला जाता है ना, जैसे कि पार्थिव पटेल को खेलना है तो पार्थिव पटेल के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए तो वो फेडरेशन को देगा और फेडरेशन से टीम में आ जाएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट। जिसके पास पैसा कम होगा वो क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। तो दिस थिंग्स नीड टू बी चेक्ड, ऑलराइट। तो इसके लिए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया गया। इन इंडिया द डिफरेंट स्पोर्ट्स आर गवर्न्ड बाय सेपरेट स्पोर्ट्स फेडरेशन, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इट्स ओन स्पोर्ट्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये तो सही हुआ होगा लगभग।
अब नासा कह रहा है कि नासा वांट्स टू सेंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर टू द मून, मून पे न्यूक्लियर रिएक्टर ही वांट्स टू सेंड, ठीक है। तो मून पे अभी जैसे स्पेस में, अगर जैसे ये पूरा आर्टिकल बस इतना ही बता रहा है कि स्पेस में जाने के बाद वहां से सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई क्या होना चाहिए, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट शुड बी देयर फॉर द एनर्जी सप्लाई इन द स्पेस। तो मैंने क्वेश्चन उसी पे फ्रेम किया, एक न्यूक्लियर सप्लाई हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है एनर्जी सोर्सेज फॉर द स्पेस क्राफ्ट मिशन प्रोब्स। न्यूक्लियर रिएक्टर भी हो सकता है। न्यूक्लियर तो उसी में आ गया ना, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर छोटा सा बना दिया और चला गया। सर केमिकल एनर्जी हो सकता है, डिले एक हाफ लाइफ होता है, हम्म, हाफ लाइफ से भी एनर्जी। अच्छा। अब इसमें मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द स्पेस प्रोब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेज, ऑल स्पेस प्रोब्स ऑपरेट एक्सक्लूसिवली ऑन द सोलर एनर्जी फॉर द पावर रिक्वायरमेंट। आपने इसको सही किया था या गलत किया था? किसने सही किसका सही हुआ है? कीवर्ड यहाँ पे क्या पकड़ना है, टू दोज ऑल हु हैज कम टुडे। आपको मैं बता रहा हूँ यूपीएससी में नॉलेज से ज्यादा कीवर्ड्स पे फोकस कर करके पकड़ना होगा। ऑल यहाँ लिखा हुआ है तो ऑल नहीं है पॉसिबल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में दिखेंगे जहां आपने ऑल देखा तो एक बार रुक के फिर पढ़ना है। एंड इट इज सेइंग एक्सक्लूसिवली ऑन द सोलर एनर्जी फॉर द पावर रिक्वायरमेंट। Voyager 1 and Voyager 2 space probes are powered by solar cell। न्यूक्लियर रिएक्टर ये कैसे पता? पढ़ा है यूपीएससी। Voyager 1 है क्या? पहले अगर जिसको ये पता है कि ये मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो तुरंत यहां से इंटरप्रीट कर लेगा कि ये सोलर नहीं होगा। डार्क क्लाउड, डार्क क्या है, डार्क मैटर। डार्क मैटर, ब्लैक होल को वो डार्क मैटर बोल रहा है। और किसी को पता है ये मिशन का ऑब्जेक्टिव? अर्थ का Voyager 1 और Voyager 2 जो मिशन है, ये हमारे और आपके जन्म के पहले का मिशन है, 1977 का, एंड स्टिल रेलेवेंट, अभी भी काम कर रहा है ये मिशन। अभी चंद्रयान 3 भेजा था, वहीं खराब हो गया ऊपर जाते एक दिन में। और ये 1977 से चल रहा है ये मिशन। ये डीप सी एक्सप्लोरेशन, अब तक ये हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस करके चला गया बाहर, एंड ही इज स्टिल सेंडिंग द सिग्नल टू अस। तो एक बार जब इतना बाहर चला जाएगा तो सोलर के कनेक्ट से तो ऑलरेडी बाहर है, तो चल किस एनर्जी से रहा है, तो न्यूक्लियर पे। तो ये मैंने ध्यान से इसको ऐसे सेट किया कि ऑल स्पेस प्रोब क्या है, सोलर एनर्जी पे चलेगा, एंड दैट इज द न्यूक्लियर मिशन। तो याद रखना ये पीवाईक्यूज में आया है, एंड वॉयेजर इज अ डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, अब एक और इस पे क्वेश्चन, कैबिनेट क्लियर्स द 4 न्यू चिप प्लांट। सेमीकंडक्टर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी अब फोकस कर रही है। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए वी हैव अ नेशनल मिशन फॉर द सेमीकंडक्टर। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन सेमीकंडक्टर। ये डेफिनेटली यूपीएससी में आएगा। इंडिया कोरिया इज टेक्निकली इन्वेस्टिंग इनटू दैट। ठीक है, एकदम आएगा 100% सेमीकंडक्टर पे एक क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल। We want to become largest producer of semiconductor. We want to supply semiconductor to the world. It provides job opportunities. Semiconductors are basically utilized for the production of electronics. Electronics में जो यूज होता है, अगर आप में से कोई साइंस का स्टूडेंट होगा तो सेमीकंडक्टर में पी टाइप और एन टाइप जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जो पास करता था, है ना, तो सेमीकंडक्टर वही होता है। सेमीकंडक्टर क्या करता है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो को कंट्रोल करता है। तो उससे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, फोन्स में, बैटरीज में, सारी चीजें सेमीकंडक्टर से हम लोग बनाते हैं। तो सेमीकंडक्टर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिया। नाउ द क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड इन दिस वे कि आपको करंट पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर का। तो ताइवान इज करंटली, मैंने यहाँ पे करंटली लिखा है, हो सकता है जैसे इसने बोला कि अभी हो सकता है, बाद में कोई और हो जाए, इंडिया हो जाए 2 साल बाद, लेकिन अभी करंट स्टेट में ताइवान इज द करंटली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेमीकंडक्टर ग्लोबली, इंक्लूडिंग द मेजर शेयर ऑफ एडवांस चिप। अब आप में से बताओ, ताइवान है या चाइना है? ताइवान, वेरी गुड, ताइवान है, ठीक है ना, चाइना नहीं है, ताइवान है। सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर और एडवांस सेमीकंडक्टर। ट्रेडिशनल जो सेमीकंडक्टर होता था वो सिलिकॉन बेस्ड होता था। अब जो सेमीकंडक्टर आ रहे हैं एडवांस लेवल वाले, वो सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड आ रहे हैं। तो सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर और एडवांस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर हाई टेम्परेचर एंड हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। इंडिया इसी पे इन्वेस्ट कर रही है, याद रखना, इंडिया इसी पे इन्वेस्ट कर रहा है, सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड वाले सेमीकंडक्टर्स में। तो इसको एक बार ढंग से पढ़ के जाना एग्जाम से पहले। इंडिया इज इन्वेस्टिंग ऑन टू सिलिकॉन कार्बाइड बेस्ड। अब इंडिया राइजिंग फार्म एक्सपोर्ट, तो मैंने फार्म एक्सपोर्ट पे एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। पहले आप इस डेटा को देखो ध्यान से। इंडिया टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम कौन कौन सा है? इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम क्या क्या है इन मिलियन डॉलर्स? तो सबसे पहले मेरीन प्रोडक्ट्स, बासमती राइस एंड नॉन बासमती राइस। ठीक है ना, याद रखना कि बासमती राइस एंड नॉन बासमती राइस हम लोग यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, और मेरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, अब इस पे क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड कि विथ रेफरेंस टू द इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ट्रेड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे ट्रेड के बाद प्रोडक्शन भी यूज किया, ट्रेड एंड प्रोडक्शन बोथ।
तो पहला कह रहा है कि चाइना इज करेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। ऊपर जो टेबल देखा था वो एक्सपोर्ट का टेबल था, प्रोडक्शन का टेबल नहीं था। चाइना इज करेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस with India's ranking second globally rice production. The keyword I used currently here, India has took first position of in the production of rice now. ठीक है, राइस के प्रोडक्शन में इंडिया लीड करता है, चाइना नहीं करता। 2021 में आया था ये क्वेश्चन, उसका आंसर उस टाइम पे चाइना था, इंडिया नहीं था, लेकिन अब इंडिया हो गया प्रोडक्शन में। ठीक है, तो एग्जाम वाले दिन यू हैव टू बी रिमेंबर, ये क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ग्लोबली। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर से एक्सपोर्टर हो गया। आई होप यू आर क्लियर, प्रोडक्शन जरूरी नहीं है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी लार्जेस्ट उसका एक्सपोर्टर हो। ठीक है ना, इतना क्लैरिटी है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस ग्लोबली, सप्लाइंग बोथ बासमती एंड नॉन बासमती वेराइटी ऑफ द कंट्री। तो ये तो सही है, इंडिया ही एक्सपोर्टर है, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर अब दोनों हो गया इंडिया। नाउ इंडिया इज नेट इंपोर्टर ऑफ पल्सेस एंड बॉयल सीड डिपेंडिंग ऑन द इंपोर्ट मीट ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है ना, बॉयल सीड हम लोग अभी भी इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये किसका किसका गलत हुआ है, गलत हो गया काफी लोगों को। कहाँ पे लिखा है इसमें पर हेक्टेयर यील्ड? यील्ड तो अलग चीज होता है, प्रोडक्शन अलग होता है। पर हेक्टेयर का मतलब होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, कि उस पूरे पर हेक्टेयर लैंड में हमने कितना प्रोडक्शन कर पाए। जैसे कि जो दाल होता है, ऑयल सीड होता है, इनका पर हेक्टेयर यील्ड कंपैरेटिवली व्हीट और राइस से कम होता है। चाइना इज करंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर लिखा है ना, पर हेक्टेयर कहाँ लिखा है इसमें? पर हेक्टेयर यील्ड से कंफ्यूज नहीं करना है। पर हेक्टेयर यील्ड क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बोलते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि उस पूरे हेक्टेयर से कितना प्रोडक्शन आया। ठीक है ना, दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये बड़ा अच्छा आर्टिकल था न्यूज़ में, इसमें मैंने अगस्त का लास्ट का डिस्कशन किया था। तो 15 अगस्त के बाद आर्मी के कुछ लोगों ने आर्टिकल लिखा था न्यूज़पेपर में। उन लोगों ने एक नया चीज़ बताया। दे हैव टोल्ड कि अब आर्मी क्या कर रही है कि मशीन फाइट और इसके लिए C4I, इसमें ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं, AIs को, और साथ ही साथ एक ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, ये मेरे लिए भी यूनिक चीज था, एक ऑटोनोमस वेपन सिस्टम लेके आए। मतलब अब बॉर्डर पे सिपाही को खड़े होने की जरूरत नहीं है, एक ऑटोनोमस वेपन सिस्टम होगी जिसकी प्रिसीजन बहुत एक्यूरेट रहेगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द आर्मी इज डूइंग, और नॉट ओनली द इंडियन आर्मी, सारी कंट्रीज कर रही है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ AI इन वॉरफेयर, AI का इंटीग्रेशन वॉरफेयर में। ठीक है ना, तो मैंने इसको ध्यान में रखते हुए, एकदम डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा इस साल के प्री में, जहां पे AI के इंटीग्रेशन ऑफ वॉरफेयर, बार बार मैंने 2 बार इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एक और मैंने सेट किया था AI के इंटीग्रेशन इन वॉरफेयर पे। तो याद रखना है, AI के इंटीग्रेशन ऑफ वॉरफेयर से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे दिस कॉन्फ्लिक्ट, AI का इंटीग्रेशन कहां पे? द कॉन्फ्लिक्ट इन दी नगोर्नो कराबख, इंटेलिजेंस गैदरिंग इन ईरान एंड प्रीसीजन स्ट्राइक इन अफगानिस्तान एंड सीरिया आर अर्ली ग्लिम्स ऑफ ड्रोन कैपेबिलिटी। मतलब यहां इंटीग्रेट होना शुरू हो गया है। ठीक है, नगोर्नो कराबख और ये अफगानिस्तान और सीरिया वाले रीजन्स में। तो दे हैव रोट दिस आर्टिकल। नाउ आई मेड वर्ड, इसमें मैंने एकदम क्वेश्चन, आप अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, कि इसमें लिखा मैंने आकाश तीर और रक्षक ऑफन सीन इन न्यूज आर बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो ये AI पावर्ड ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम है, डिजाइन फॉर डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड एंगेजमेंट ऑफ थ्रेट्स। ठीक है ना, तो आकाश तीर और रक्षक से एक आदमी जल्दी कंफ्यूज हो जाएगा कि वो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा, क्योंकि आकाश लिखा हुआ है ना उसमें, तो सरफेस टू एयर दिमाग में फट से आएगा आपके। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? तो आपका काम क्या है कि इसी नोट्स को जाके कोरिलेट करके डिफेंस टेक्नोलॉजी एक जगह पे बना लेंगे कि सरफेस टू एयर के लिए क्या है, तो वो आकाश अलग है, ये इसमें आकाश तीर लगा हुआ है सिर्फ। ठीक है ना, तो दिस इज बेसिकली फॉर द AI पावर्ड ऑटोनोमस डिफेंस सिस्टम एंड रक्षक। तो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें मैंने नोट इसमें डाल भी दिया है, आप इसका सॉल्यूशन में दूंगा तो आप इसको पढ़ लेना। आकाश तीर इज AI इनेबल एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है, AI पावर्ड ऑटोनोमस वेपन स्टेशन है ये। ठीक है, कैसे चलता है उसमें दिया हुआ। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द मैप फील्ड, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बीच का है। इसमें ये जो रीजन है, दिस इज रशिया एंड दिस इज यूक्रेन। नाउ रशिया हैज टेकन कमांड ऑफ दीज रीजन। ठीक है, दिस रीजन का कमांड ले लिया। इसमें से मैंने पर्टिकुलरली 2 चीजें ही डाला, मतलब डालने के लिए मैं ये भी डाल सकता था, वो भी, ये इनका भी नाम डाल सकता है, खर्सन भी डाल सकता है, क्रीमिया। मैंने वाई आई हैव चूज दिस डोनेस्क एंड पोक्रोव्स्क। मैंने इसको ही क्यों किया? क्योंकि यहां देखो लिखा है कि रशियन ट्रूप्स आर स्ट्रेटेजिकली पुशिंग टुवर्ड्स दीज लॉजिस्टिक हब एंड द कोल प्रोड्यूसिंग सिटीज। तो वहां कुछ होगा तभी तो जा रहे हैं ना अंदर। बंजर जमीन होगी तो कौन किसको लेना है इतना मिसाइल वसाइल लगा के, झूठ मूठ का।
अपना दिमाग खराब करो दूसरा का भी। तो इसलिए मैंने पर्टिकुलरली ये 2 रीज़न डाले हैं। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनेस्क इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट कोल सिटी इन द वर्ल्ड। जब दुनिया ने कोल का नाम नहीं सुना था तो दोनेस्क कोल प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोल का प्रोडक्शन चल रहा था दोनेस्क में और पोक्रो। इन्हीं लोगों ने मॉस्को जो सिटी है, मॉस्को यहाँ पे है रशिया में, यहीं से कोल्स और स्टील्स के प्रोडक्शन से मॉस्को बना है। तो जब ज्योग्राफी ऑप्शनल जिसका होता है उन लोगों को ये चीज़ पढ़नी होती है। जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी के ऑप्शनल में हम लोगों को ये चीज़ पढ़ना था। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड जैसे रूड वैली इन जर्मनी, डोनेस्क इन रशिया, दीज आर द केस स्टडी इन ज्योग्राफी टू एक्सप्लेन द सिटीज डेवलपमेंट अक्रॉस दिस, ठीक है ना। जैसे इंडिया में जैसे हमारा ये है छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड में जो हमारा वो है सिटी बोकारो सिटी, तो बोकारो सिटी ऐसे ही थोड़ी ना बोकारो सिटी बन गया, बगल में वहाँ कोल और आयरन्स मिले तब तो बनाना वहाँ पे, ऐसे तो बन नहीं जाता। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो दोनेस्क इज ए इंपॉर्टेंट कोल रीजन्स, ठीक है ना। तो ये याद रखना, एग्जाम वाले दिन भूलना नहीं। मिनरल्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैन बी आस्क्ड, ठीक है। दिस दे लाइन द यूक्रेन कोल प्रोड्यूसिंग एंड लॉजिस्टिक बेल्ट। तो किसी का सही हुआ है या फिर मतलब सही हुआ, वेरी गुड। तो मतलब तुक्के पे हो रहा है सही या फिर पता क्या पता था, नहीं पता था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी वो एस्ट्रोनॉट भेजा था ना, अभी हम लोगों ने कहाँ भेजा था, स्पेस स्टेशन, क्या नाम था उसका, एक्सियम 4। तो स्पेस क्राफ्ट हमने वहाँ भेजा था। ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए, मतलब जब इसको कवर किया न्यूज़ में तो ऐसे कवर किया गया कि जैसे हमने एस्ट्रोनॉट भेजा है उसी तरह से हम लोग यहाँ पे डीप सी मिशन में भी हम लोग भेज रहे हैं। तो उसको एक्वानॉट करके ऐसा बोला है लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू डीप सी मिशन। तो शुभांशु शुक्ला जर्नी टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन इंडिया, एस्ट्रोनॉट thousands of meters into the deep sea, part of the preparedness in the country's 2027 deep sea mission Samudryan। on अगस्त 5 और 2 को इसमें जतेंद्र पाल सिंह और आर रमेश जा रहे हैं। साइंटिस्ट है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के। किसको पता है NIOT कहाँ पे है? एनीबडीज नो? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है हमारी कंट्री में। जैसे IIT होता है, IIMS होता है, उसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो ओशंस की ओशनोलॉजी का पढ़ाई करने पे आपको वहीं पे जाना होगा, और जाने के बाद फिर आप कभी भी डीप सी मिशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी, आपका पैसा भी नहीं लगेगा। किसी ने डाइव किया है कभी? हैव यू एनीबडी हैज ट्राइड डाइविंग, डीप सी डाइविंग, हैव यू डन? हाँ, जो कोस्टल स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो डीप सी डाइविंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत। हाँ, मतलब मैंने वंस आई हैव ट्राइड। ये आपको डीप सी डाइविंग इंडिया में, गुजरात में, अंडमान में और मालदीव्स में मिल जाएगा। डीप सी डाइविंग बाकायदा टूरिस्ट जो सेंटर्स होते हैं वो आपसे पैसा लेंगे और डीप सी डाइविंग आपसे कराएंगे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। कोरल्स वाले रीजन्स में अगर आपने किया तो इट फील्स लाइक हेवन। तो डीप सी डाइविंग को ही ध्यान में, तो ये मत्स्य 6000 जो है, अगर आपको ये जैसे मैंने बता दिया तो आप समझ में आ गया कि मत्स्य 6000। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं उस एग्जाम वाले दिन क्या सोचना शुरू कर देता कि जो मत्स्य नाम का एक संपदा योजना भी बनाया हुआ है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बेसिकली किसके लिए? फिशरीज के लिए। तो मेरा दिमाग सीधा हिट कर जाता वहाँ पे फटाक से। अब मैं कोरिलेट करने लगता उसको वहीं पे कि क्या चीज़ है। मान लो ये क्वेश्चन, तो चलो मत्स्य 6000 इज अनमैन्ड डीप सी व्हीकल डेवलप फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज। तो यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ अगर किसी और तरीके से लिखा होता तो यू मे गेट कंफ्यूज। अब आपको मालूम चल गया। तो ये अनमैन्ड डीप सी व्हीकल नहीं है, ये मैन डीप सी व्हीकल है। तो ये गलत हो गया अगर, तो ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम से। डीप सी व्हीकल डेवलप फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज, इट इज बीइंग डेवलप्ड अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट विच इज अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियाज डीप सी मिशन। तो ये सही होगा। किसको किसको आइडिया था मत्स्य 6000 इज अनमैन्ड ऑक्यूपाइड सबमर्सिबल मिशंस? ठीक है। ऑल दोज हु बॉर्न आफ्टर 1997 आर कंसिडर्ड जेनजीज इन आवर कंट्री। तो 1997 के बाद जितने लोग भी बॉर्न होते हैं उनको जेनजीज बोलते हैं। उसके बाद एक और नया टर्म आया, जेन अल्फा, जो मुझे नहीं मालूम था कि जेन अल्फा भी है। 1997 से लेके कब तक यशस्वी हम लोग जेनजी कंसिडर करेंगे? 2010 तक, 2007 तक? नहीं, 2007 नहीं है। कब तक कंसिडर करेंगे? एनीबडी जो जेनजी है? तुम बताओ, तुमने बताया था मुझे कि मैं तो जेनजी हूँ सर। 1997, तो मैं तो मिलीनियल हूँ, तो 1997 तक नो। जो जेनजी है उसको तो बताना होगा ना कि कब तक। फिर 2012 तक। फिर 2012 के बाद जो बॉर्न होता है उसको जेन अल्फा बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर अल्फा, बीटा, गामा ऐसे करके आता रहेगा। तो ये जो डेलुलू और डेल्यूशनल वर्ड्स है, दीज वर फ्रेड बाय दैट। तो इसको बकायदा स्कीबिडी, ट्रैड वाइफ एंड डेलुलू,
ये जेनजीज और जेन अल्फा के ऑनलाइन कल्चर्स का वर्ड है, ठीक है, ये सही हुआ होगा, आई होप सबको पता होगा। यूपीएससी में आस्क, क्योंकि न्यूज़ ने इसको बाकायदा ढंग से कवर किया, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखा है न्यूज़ में, ठीक है ना, न्यूज़पेपर बार बार लिख रहा है। अब ये बताओ स्कीबीडी का क्या मतलब है? डेलुलू का क्या मतलब है? डेलुलू इज डेल्यूजनल। और ट्रेड वाइफ का क्या मतलब है? नहीं खड़ा मतलब नहीं है इसका, बहुत इंटरेस्टिंग फनी मतलब है इसका। ट्रेड इज ट्रेडिशनल और वाइफ इज सिंपल वाइफ। ट्रेडिशनल वाइफ का मतलब ट्रेड वाइफ, बच्चों ने बोल दिया उसको ट्रेड वाइफ है ये। ट्रेडिशनल वाइफ इज समथिंग लाइक कि डोंट टेक इट इनटू दैट। ट्रेड वाइफ का मतलब होता है जो घर पे ही लड़कियां रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती है, चूल्हा चकला करती रहती है, उसको बच्चे ट्रेड वाइफ बोलते हैं। होम मेकर्स, हाँ राइट। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। फिर बहुत सारे टर्म्स इसमें पूकी वूकी भी आ गया है, तो वो भी था, तो मैं पूकी छोड़ दिया मैंने उसमें। तो नाउ द प्रोफेसर इन आईटी रुड़की वाज कंसिडर एज अ पूकी कुछ टाइम पहले, सो पूकी वाज अ वर्ड यूज फॉर देम। तो अभी एक मेरठ में एक बाबा भी है, आप लोगों ने तो सुना, उसको भी पूकी बाबा लोग ने बोलना शुरू किया बच्चों ने। तो वो जर्नलिस्ट से लड़ गया कि आपको नहीं पता है पूकी बाबा का क्या मतलब होता है। वो कह रहा है पूकी का मतलब होता है क्यूट, अब वो कह रही है पूकी का मतलब होता है फनी, बेवकूफ, आप बेवकूफ हो। तो कहता है आपको नहीं पता क्या होता है। तो दीज आर द कीवर्ड्स आर यूज्ड। तो मुझे पूकी और इसका तो आइडिया था, बट आई वाज नॉट अवेयर अबाउट ऑफ स्कीबीडी। स्कीबीडी अभी भी मुझे नहीं क्लैरिटी है, अब देख लेना एग्जाम में दिखे। अब इसको क्वेश्चन को कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है कि स्कीबीडी ऐसे जो न्यू टर्म्स है, दैट कैन बी, एक ऑप्शन ऐसा बना देगा कि वो साइबर वॉरफेयर का कुछ है या कोई फिशिंग एजेंट है, ऐसा बना देगा, तो यू मे गेट कंफ्यूज। घर पे आने के बाद लगेगा आपको, लगेगा अरे ये थोड़ी ना इसका मतलब होगा। आप बोलोगे कि ये जेनजी से क्यों कोरिलेट करके यूपीएससी पूछेगा। यूपीएससी आस्क क्वेश्चन इन अ डाइवर्स वे, तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें। Now the next question is regarding to the center to the Supreme Court setting a deadline for the president governors can cause a constitutional disorder। तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सेटिंग अगर आप डेडलाइन कर दोगे प्रेसिडेंट और गवर्नर का कि जो असेंट देने में, कैन कॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिसऑर्डर, ठीक है। अभी करंटली आर्टिकल 200 के अंदर बताइए कि बकायदा गवर्नर को या प्रेसिडेंट को अगर बिल पास करना है तो कोई क्या टाइमलाइन दिया कि अभी 10 दिन में करो, नहीं तो फिर तुम्हारी छुट्टी। ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन में करना है, साइन किया तो ठीक, नहीं तो फिर हम दूसरा प्रेसिडेंट ढूंढ रहे हैं। तो दिस इज लाइक कि गवर्नर इज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू गिव असेंट टू द स्टेट बिल विद इन 3 months एज प्रिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इसमें एक अच्छी बात बतानी पड़ेगी आप लोग ने, अगर इस न्यूज को फॉलो अप कर रहे हैं तो मैं इसमें 100% कर दे रहा हूं कि 3 month तो कर दिया गया, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट जजमेंट में कहा कि देखो 3 महीने में कर दो यार, अननेसेसरी उसको लटकाओ मत। मतलब मैं तुम्हें 2 महीना मतलब 10 दिन नहीं दे रहा हूं, लेकिन 3 महीने में तो तुम पढ़ ही लोगे उसको पूरा कि क्या बिल है, क्या इश्यूज है। बट सर वो ऑब्लाइज थोड़ी है उस चीज के लिए। यस, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा बोला है ना, जैसे सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ने सेंटर स्टेट रिलेशन को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन दी। वो सारे नहीं माने जो माने। हाँ, जो माना, मतलब वो उसका तो काम है ना कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है स्मूथ चले, तो उसके लिए सरकारी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया। इसी तरह से ऐसे अगर आपने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़ा होगा, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में ये क्लियरली बोला गया कि कौन सा केस, कोर्ट का काम क्या होता है, जहां पे लॉ एब्सेंट होता है वहां इंटरप्रीट करके आपको बताना होता है। तो कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में करना है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, आर्टिकल 200 में कहीं नहीं लिखा है। कमाल की बात एक और है, गवर्नर एंजॉय डिस्क्रिशनरी पावर विद रिस्पेक्ट टू द असेंट ऑफ बिल इंक्लूडिंग रिजर्विंग ऑफ बिल कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। गवर्नर के पास होता है, किस आर्टिकल के अंदर डिस्क्रिशन दिया हुआ है, हमने लिखा हुआ है बकायदा आर्टिकल में कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है इनके पास, वो असेंट रोक सकता है उस चीज को एंड कैन सेंड इट टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को सेंड कर सकते हैं ना, कौन सा आर्टिकल, 201, हाँ। तो दिस इज व्हाट, ये आप बकायदा ढंग से पढ़ के जाइएगा। 2025 में गवर्नर के प्रेसिडेंट एसेट पे आया है और अभी भी न्यूज में है, ये आया है ना ये 2025 में, जहां पे टर्म डिस्क्रिशन वाज रिटन। तो आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज कि टर्म डिस्क्रिशन आर्टिकल में लिखा है कि नहीं, तो टेक्निकली आर्टिकल में लिखा हुआ है कि डिस्क्रिशन है उसके पास। सिचुएशन डिस्क्रिशन सिचुएशनल ही होता है, प्रेसिडेंट के गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, प्रेसिडेंट के पास सिचुएशन डिस्क्रिशन क्या होता है, किसी को पता है कि कैसे सिचुएशन डिस्क्रिशन क्रिएट हो जाता है। गवर्नर के पास ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि गवर्नर के पास बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिशन मिला हुआ है, एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है। However, the president has nowhere explicitly mentioned regarding to the discretion. They have situational discretion. When the situation discretion खड़ा हो जाएगा, hung assembly, जब assembly hung हो जाएगी, no party will able to prove majority on the floor, then the president will come out and उसको वाकई कहेगा कि देखो कोई नहीं बना पाया, अब तुम्हारे में से जो लीडर है वो एक बार आके बताओ मुझे कि क्या बना सकते हो या नहीं बना सकते हो। That decision making is a situational discretion. ठीक है, अब
शेल्टर इन अ स्टॉर्म, इसमें इंडिया नीड्स अ अर्ली वार्निंग सिस्टम टू शेड पीपल अगेंस्ट द क्लाइमेट वेरिएशन। इसमें पर्टिकुलरली ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है ये उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के क्लाउड बर्स्ट के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट में, अभी बताओ क्लाउड बर्स्ट के लिए हमारे पास कोई है अर्ली वार्निंग सिस्टम है? नहीं है, है हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम, वो एफिशिएंट नहीं है। हाँ मतलब कि वही है यार, वार्निंग सिस्टम तो है हमारे, बना तो दिया है अर्ली वार्निंग सिस्टम कि विद रेफरेंस टू द क्लाउड। मैंने जानबूझ के इस पे डाला कि इंडिया करेंटली डज नॉट हैव एनी अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपने कर दिया होगा, ये सही कर दिया होगा, ठीक है ना, गलत किया है ना। है हमारे पास अर्ली वार्निंग, मैं नाम भी बताता हूँ आपको उस दोनों का नाम क्या है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने बना रखा है। हमारे पास जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इंडिया डज हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम मैकेनिज्म। दीज इंक्लूड IMD सैटेलाइट एंड रडार बेस्ड मॉनिटरिंग, इसरो का नेत्र, नाउ कास्टिंग एक्सट्रीम ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इसने बना रखा है नेत्र नाम का मॉडल, और एक मॉसडैक पोर्टल है, उस पोर्टल पे नोटिफिकेशन आ जाता है 2 दिन बाद जब क्लाउड बर्स्ट खत्म हो जाता है। जब ये क्लाउड बर्स्ट हो गया उस रीजन में, फिर मॉसडैक पे आता है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है 2 दिन पहले सर। अब आप अपना सवाल उठाओ और देखो कि जा सकते हो कहाँ। तो समथिंग लाइक दैट। तो इस क्वेश्चन में एग्जाम वाले दिन मैंने इस क्वेश्चन, देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने आपकी एक क्लैरिटी यहाँ पे डेवलप कर दी कि वी हैव अर्ली वार्निंग सिस्टम रिगार्डिंग टू इट, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी लिमिट्स टाइगर कॉरिडोर टू मिनिमल रिक्वायरमेंट एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट टू बेनिफिट। किसी भी जगह पे टाइगर कॉरिडोर अगर बनाना होता है तो ये 5 बेंचमार्क को फॉलो किया जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया ऑक्यूपाइड, लीस्ट कॉस्ट पाथवे आइडेंटिफाइड इन 2015, ये उनका एक गाइडलाइन है कि लीस्ट कॉस्ट पाथवे आइडेंटिफाइड 2014 में जो लीस्ट कॉस्ट आइडेंटिफाई किया है उसी गाइडलाइन। इसके बाद कॉरिडोर मार्क्ड इन टाइगर कंजर्वेशन प्लान ऑफ ईच रिजर्व। तो कोई भी टाइगर कंजर्वेशन प्लान वहां पे बनता है, जैसे टाइगर हम रिजर्व बना रहे हैं, वर्ल्ड बना रहे हैं, तो टाइगर कंजर्वेशन प्लान हमने बनाया। कॉरिडोर मार्क्ड इन टाइगर कंजर्वेशन प्लान TCP ऑफ ईच रिजर्व। कॉरिडोर आइडेंटिफाइड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। टाइगर कॉरिडोर ऑफ ईस्टर्न विदर्भ लैंडस्केप इन 2016। कॉरिडोर आइडेंटिफाइड बाय, ये क्या है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, अच्छा, टाइगर बेस्ड कॉरिडोर ऑन द विदर्भ लैंडस्केप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइगर बेस्ड ऑन। तो ये बेसिकली टाइगर कॉरिडोर बनाने के मापदंड। टेक्निकली क्या हुआ, अभी रिसेंटली क्या हुआ, महाराष्ट्र में NTCA लिमिट्स कर दिया टाइगर कॉरिडोर टू मिनिमल रिक्वायरमेंट। मतलब ये पूरा रिक्वायरमेंट नहीं देखेंगे, बस इतना ही देख लेंगे, लास्ट कॉस्ट पाथवे आइडेंटिफाई 2014 में जो आइडेंटिफाई हुआ। रीजन क्यों NTCA ने ऐसा क्यों किया, उसका रीजन मल्टीपल प्रोजेक्ट टू बेनिफिट। मतलब टाइगर वाइगर बाद में आएगा, पहले इंसान का प्रोजेक्ट्स बनाना जरूरी है, टाइगर बाद में रहेगा, देखा जाएगा। तो इसी फिलॉसफी पे NTCA ने कहा कि हम सिर्फ ये देखते हैं और प्रोजेक्ट्स बना देते हैं। टेक्निकली किस प्रोजेक्ट को लेके इशू चल रहा है, तो ये भी न्यूज में आया हुआ है। यहां पे ये देखो, टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग द तडोबा कहलगांव टिप्स, ये पता होगा जो महाराष्ट्र में रहते हैं, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। मार्च 12, यहां पे ये लोग पाथवे में किसी बॉक्साइट या इसका ओर है, उसी इसमें देखा है मैंने, वेल बोर्ड इन द प्रोजेक्ट सेल रिक्वायर्ड एस्टिमेट। माइनिंग ऑफ हेमाटाइट लिखा हुआ हाँ, माइनिंग ऑफ हेमाटाइट है, कहाँ पे देखो, ये वाला, इसके नीचे वाला करेगा। 2 project requirements, the 2 kilometer forest line, mining of hematite from the quartzite, ठीक है ना। हेमेटाइट का मतलब पता है, आयरन, हेमेटाइट, सेड्राइट, नहीं पता है, आयरन्स के 4 टाइप्स के आयरन्स होते हैं। हेमेटाइट क्या होता है, हेमोग्लोबिन से हेमेटाइट बना हुआ है, हेमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, हेमेटाइट भी रेड कलर का आयरन होता है। सो सबसे अच्छा क्वालिटी का आयरन क्या होता है, कौन सा आयरन होता है जिसको सबसे अच्छे क्वालिटी का आयरन बोलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन ये है कि द टाइगर कॉरिडोर्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टाइगर कॉरिडोर आर आइडेंटिफाइड एंड रेगुलेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 93। ये बहुत ईजी से स्टेटमेंट मैंने फ्रेम किया। अभी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ही अंदर टाइगर का रेगुलेशन है। National Tiger Conservation Authority NTCA is empowered to identify and notify tiger corridor based on scientific study and least cost pathway analysis। मतलब कोई भी रीजन में टाइगर कॉरिडोर अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए साइंटिफिक स्टडी होगा और लीस्ट कॉस्ट पाथवे एनालिसिस के बेसिस पे किया जाएगा, जो अभी न्यूज में बताया ना, ये ऊपर यहां पे दिखाया ना मैंने लीस्ट कॉस्ट पाथवे, कि मुझे अगर टाइगर कॉरिडोर डिक्लेयर करना है इस रीजन में तो लीस्ट कॉस्ट पाथवे का कंसेप्ट यहां पे आइडेंटिफाइड इन 2014, ठीक है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बस ये क्या किया है कि ये सारे को हटा के बस लीस्ट कॉस्ट पाथवे 2014 के गाइडलाइंस को ही रखा है और बाकी सबको हटा दिया।
ठीक है, नाउ both 1 and 2 is correct with respect to it. Now India backs two-state solution, calls for Gaza truce and hosting the release of Israel offensive. तो I hope you know that कि two-state solution तो आपको पता होगा. two-state solution का मतलब क्या है? उसको इसराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है और पैलेस्टीन ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है. बाकी सारी ग्लोबल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट करके रखा है two-state solution को. मतलब both don't want to accept the two-state solution. जैसे अभी इसराइल ने क्या किया? They have entered into the Gaza. Gaza का जो सिनेरियो है अभी करंट स्टेट में क्या है? They have ruined Gaza. Almost everything has been ruined in Gaza. जो पुराने स्कूल्स थे, ट्रेडिशनल कल्चर सेंटर्स था, सब कुछ खत्म हो गया. मतलब दे आर प्लीडिंग फॉर फूड करेंटली. मतलब जो कुछ टाइम पहले खाना खा रहे थे प्रॉपरली, दे आर प्लीडिंग फॉर फूड. एजुकेशन में जो इतना बेटर क्वालिटी एजुकेशन था गाजा में, नाउ दे आर लुकिंग फॉर. तो आप न्यूज़पेपर में अगर आप देखते होगे तो ऐसे लोग लेके खड़े रहते हैं, मतलब कि फॉर द फूड एंड बेटर फैमिली पीपल्स आर देयर. सो नाउ इसमें क्या किया है, गाजा स्ट्रिप पे क्या किया है, इसराइल ने गाजा में इंटर करके गाजा को डिवाइड कर दिया है, ईस्टर्न गाजा वेस्टर्न गाजा करके ऐसा. एंड दे आर नाउ कंप्लीटली कि दे वांट गाजा एज अ पार्ट ऑफ इसराइल. ठीक है ना. ग्लोबल कम्युनिटी इज नॉट एक्सेप्टिंग इट. इंडिया क्लियरली सेइंग दैट, इंडिया साफ बोल रहा है कि हम इंडिया बैक्स करता है टू स्टेट सॉल्यूशन को. इंडिया कॉल्ड फॉर अ सीज फायर एंड अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेज. तो इंडिया के स्टैंड टू स्टेट सॉल्यूशन में बिल्कुल क्लियर है कि हम टू स्टेट सॉल्यूशन को ही एक्सेप्ट करेंगे डिस्पाइट इजराइल इज नॉट एक्सेप्टिंग दैट. तो अब आपको पता होना चाहिए पहले कि टू स्टेट सॉल्यूशन है क्या. तो मैंने पहला स्टेटमेंट जो लिखा है क्वेश्चन का, वही टू स्टेट सॉल्यूशन की मेन आइडियोलॉजी है. द टू स्टेट सॉल्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट अलोंगसाइड इजराइल, प्राइमरली द वेस्टर्न बैंक एंड द गाजा स्ट्रिप विद ईस्ट जेरूसलम एनविसेज एज अ पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट. अभी आया ना, ये बात समझ में आ गया ना, यही टू स्टेट सॉल्यूशन. ठीक है. इसमें क्या कह रहा है कि एक इजराइल होगा और पैलेस्टीनियन ऐसे फ्रैगमेंटेड होगा. पैलेस्टीन उसमें वेस्ट बैंक उसी का पार्ट होगा, गाजा उसी का पार्ट होगा, ईस्ट जेरूसलम उसी का पार्ट होगा. नाउ इजराइल कह रहा है हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये चीज़ को. रीजन उसका ये भी है कि गाजा वाजा में जो हमास है वो बार बार इजराइल में टेररिस्ट अटैक करता रहता है. तो दैट्स वाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को. तो गाजा स्ट्रिप इज करेंटली द सोवरेन पार्ट ऑफ द इजराइल एंड इज फुल्ली एडमिनिस्ट्रेड बाय द इजराइल गवर्नमेंट. तो अब फुल्ली सोवरेन तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन ऑलमोस्ट गाजा स्ट्रिप अब इजराइल के पास है करंट स्टेट में. ठीक है. फुल्ली सोवरेन तब कब होगा, कब मानेंगे फुल्ली सोवरेन? ग्लोबल एक्सेप्टेंस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जब उसको बोलेगी कि हाँ नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट. लेकिन गाजा स्ट्रिप आज के डेट में इजराइल के पास है. इजराइल उसका फूड से लेकर सिक्योरिटी सब कुछ कंट्रोल कर रहा है. रीजन उसका क्या है, क्यों ले लिया इजराइल ने गाजा को अब तक? हाँ बहुत ज़्यादा, और अननेसेसरी टेररिस्ट अटैक. रात रात को मिसाइल छोड़ देते थे जो आयरन डोम. तो लेटर ऑन इजराइल हैज़ डिसाइडेड कि इनफ इज इनफ, नाउ वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट. अब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते. तो पहले जो छोटा छोटा मिलिटेंट अटैक होता रहता था, ये सारी चीज़ें होता रहता है, एक दिन लोगों ने कहा कि अब नहीं बर्दाश्त होगा, अब वी विल टेक. तो सेम थिंग विल इंडिया डू लेटर ऑन, है कि नहीं? Simpler is better. Steps to rationalize the tax slabs under the GST. UPSC in 2000 किस साल पूछा था टैक्स स्लैब? डायरेक्टली टैक्स स्लैब पूछ दिया था. जीएसटी का जो रिफॉर्म किस साल पूछा था? 18 में. तो हमेशा याद रखना है कि जब भी टैक्स स्लैब में चेंज होगा आपको पता होना चाहिए टैक्स स्लैब क्या है. रीजन जीएसटी रिफॉर्म. जितना हम टैक्स स्लैब को रिफॉर्म करेंगे उतना इट विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रेवेन्यू साइड. उससे ज्यादा रेवेन्यू आएगा ना. और इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो का कंसेप्ट होता है. टैक्स टू जीडीपी रेशियो कंसेप्ट आई होप पढ़ते होगे आप लोग. उसमें होता है क्या है कि जैसे जैसे हमने टैक्स रिड्यूस किया या टैक्स बढ़ाया या किसी तरह का रिफॉर्म लिया, तो टैक्स में क्या चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द जीडीपी. हो सकता है आपका जीडीपी ग्रो करता रहे, टैक्सेस ना ग्रो कर रहा हो सकता है कि आपका टैक्स ग्रो कर रहा हो, जीडीपी ना ग्रो कर रहा हो. तो इसका मैकेनिज्म समझ में आता है ना. इट इज क्या ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी जीडीपी इंप्रूव कर रही है तो टैक्स भी हमारा इंप्रूव करेगा? दिस वाज क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन यूपीएससी. इट्स नॉट नेसेसरली. अगर मेरा जीडीपी ग्रो कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि मेरा टैक्स कलेक्शंस भी ज्यादा हो. रीजन क्या क्या हो सकता है? लेकिन मतलब चांसेस तो है ना, जीडीपी ग्रो हो रहा है तो टैक्स भी ग्रो हो साथ में. रीजन क्या क्या हो सकता है कि क्यों नहीं हमारा टैक्स ग्रो करे एज विथ जीडीपी? टैक्स बेस कम हो जाएगा. अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, टैक्स की मोस्टली टैक्स इवेजन हो जाता है. अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम वो रोक नहीं सकते. तो जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हो. यूपीएससी डेफिनेटली एक क्वेश्चन टैक्स पे हर साल रखती है. जैसे पिछले साल एग्रीकल्चर पे था, इनकम टैक्स पे था. हर साल आता है, हर साल एक क्वेश्चन आएगा टैक्स ओरिएंटेड ओनली. जीएसटी से या इनकम टैक्स से या किसी चीज से, मतलब जितने मैंने पेपर्स दिए हैं अभी तक उसमें हर साल मैंने एक क्वेश्चन टैक्स से डेफिनेटली देखा है.
ठीक है। तो जीएसटी जहां मुझे दिखता है और स्लैब में कोई भी चेंज आता है या किसी भी तरह का रिफॉर्म आता है तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे प्रपोजल इन्वॉल्व्स रिप्लेसिंग द करंट सिस्टम ऑफ मल्टीपल स्लैब को सिंप्लीफाई करने की बात, मतलब कॉम्प्लेक्स स्लैब से कम करके नीचे कर रहे हैं उसको स्लैब। तो मल्टीपल स्लैब क्या है, 5%, 12%, 18%, 28%, अलॉन्ग विद सेसेस भी लगा रखा है आपने। 5% भी ले रहे हो, 12% भी ले रहे हो, 18% भी ले रहे हो, 28% भी ले रहे हो। अब इसको रिफॉर्म करके इन लोगों ने क्या कहा, क्या करेंगे फिर, 5%, 18% और 40% रेट फॉर अ फ्यू आइटम्स इंक्लूडेड, 12% स्लैब एंड 5%, 12% स्लैब अकाउंट फॉर जस्ट 5% ऑफ जीएसटी कलेक्शन इन 2023। तो अभी क्या किया हम लोगों ने, 5, 18 और 40% हम किसके ऊपर लगा देंगे, सिन गुड जितने भी हैं उसके ऊपर। कोई एग्जाम्पल है सिन गुड का, टोबैको प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया सिन गुड आइडेंटिफाई किया है, ऑनलाइन गेमिंग को। अभी न्यूज में चल रहा था कंटिन्यूसली, तो याद रखेगा, ठीक है ना। ऑनलाइन गेमिंग को उन लोगों ने सिन गुड कंसिडर किया है और बाकायदा लॉ भी लेके आए हैं ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो ये मैंने न्यूज़ में देखा। और तो अब तो ये क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए कि अप्लाइज फॉर द गुड एंड सर्विसेज करेक्टली रिप्रेजेंट द जीएसटी स्लैब। करंट जीएसटी स्लैब के अकॉर्डिंगली पहले ये था 5, 12, 28 और करेंटली क्या हो गया 0, 5, 18। सी हो गया इसका आंसर। तो याद रखना एग्जाम से पहले। सर मतलब इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है, इसमें जरा भी एक प्रोविजन हो रहा है कुछ गुड्स पे ना 12% सेस लगेगा शायद। हाँ, वो उस पे कितनी जीएसटी होगी फिर क्या? इसमें तो ये तो पर्टिकुलरली स्लैब के रिगार्डिंग है। अब 12% कहाँ जीएसटी लगेगा, वो पर्टिकुलरली किस गुड्स पे होगा, वो डिटेल देखना होगा थोड़ा। और सेस भी जो होता है वो डिपेंड करता है, जैसे एजुकेशन सेस हो गया, हेल्थ सेस हो गया, वो पर्टिकुलरली हम उसके ऊपर लगाते हैं। जैसे कार्बन हो गया, सरचार्ज और सेस का भी कंसेप्ट होता है कि इतने पीरियड तक रहेगा, टेम्परेरी नेचर का रहेगा, जैसे उसका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा इट विल बी स्टॉप्ड। पढ़ा है इकोनॉमिक्स में सेस और सरचार्ज का कंसेप्ट, है ना। स्पेसिफिक चीज़ों पे सेस लगाई जाती है। तो जो आप 12% बोल रहे हो वो हो सकता है सेस स्पेसिफिक चीज़ों पे लगाई जाए, कि पर्टिकुलरली इस पे लगाया जाएगा जैसे ही उसका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा इट विल। जैसे पहले सेस लगा के हम क्या करते थे एजुकेशन में, जैसे लगाया तो उससे एजुकेशन सेस लगाया तो उससे जो पैसा आता था वो स्कूल्स में पर्टिकुलरली लगाते थे, और वो टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब वो खत्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, वी विल स्टॉप दैट सेस। जैसे कार्बन सेस होता है, तो दैट इज इट। ठीक है। तो जयशंकर इन मॉस्को टॉक फॉर द रशिया, जो तुम बोल रहे थे उस टाइम पे कि आई हैव लिसन अबाउट द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जयशंकर उस टाइम पे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ मिलके पहली बार ट्रेड डील करने का सोच रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, किसको किसको आइडिया है कि क्या होता है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, कौन कौन सी कंट्रीज है, पहली बार सुन रहे हो। मतलब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ऐसे तो कम दिखता है न्यूज़ में, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, मतलब यूरेशियन कंट्रीज है और सेंट्रल एशिया वाले रीजन की कंट्री, वो सब। तो आप में से कौन कौन अटेम्प्ट किए हो या छोड़ दिए उसको, किए? इसमें EAEU इज अ रशिया लेड रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। रशिया ने लेड किया है इसको, इट इज लेड बाय रशिया, एम्ड एट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड कोऑपरेशन। EAEU इंक्लूड्स रशिया, कजाकिस्तान, अर्मेनिया एंड चाइना। चाइना है पार्ट उसका यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। यूरेशियन का मतलब यूरो एशिया दोनों, तो चाइना तो हो सकता है ना, नहीं होगा। चाइना अगर होगा तो इंडिया उसके साथ ट्रेड के लिए अप्रोच ही नहीं करेगा जल्दी दे विल नॉट अप्रोच। RCEP मतलब हम FTAs बनाने से डरता है चाइना के साथ, हम डम करना शुरू हो जाएगा। FTA मैंने समझाया था नेक्स्ट सेशन में कि जब भी कोई ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट होता है वी विल स्टार्ट विद द FTAs फर्स्ट, वी विल नॉट साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन अ वेरी वन गो, वी विल स्टार्ट विद द बेसिक गुड्स फर्स्ट। कि एक छोटा सा बास्केट बना लेंगे कि सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जैसा जैसा हमें लगेगा वी विल मेक अ टेरिफ एंड बैरियर्स रिड्यूसिंग ओवर एंड ग्रेजुअली वी विल टू द CEPA। तो इस आर्टिकल में देखो इसमें लिखा है कि इन लोगों ने स्टार्ट किया है FTA से, छोटा FTAs बनाने का सोच रहे हैं। अब इंडिया एंड द EAEU कंप्राइजिंग अर्मेनिया, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan Republic and the Russian Federation signed the terms of reference TOR, launched the negotiation of the free trade agreement today in Moscow। तो मॉस्को में इन लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट कर दिया। अब आपका काम है कि सबसे पहले तो आप कंट्रीज देखिए कि कौन कौन आता है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में। तो यहाँ पे है बेलारूस, बाल्टिक सी इधर, ठीक है। बेलारूस वॉज क्या, USSR डिसइंटीग्रेट जब नहीं हुआ था तो बेलारूस उसका पार्ट है। फिर अर्मेनिया, ये काकाकस रीजन में जो हम लोगों ने उस दिन मैप में डिस्कस किया था, अर्मेनिया इज अ पार्ट ऑफ अ साउथ काकाकस रीजन। फिर ये रशिया, काजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, चाइना विना इसका पार्ट नहीं है। तो ये सारी कंट्रीज है इसमें। अब इस क्वेश्चन को फिर बनाओ, अब तो पता चल गया। EAEU इज अ रशिया रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग एम्ड एट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ट्रेड कोऑपरेशन। ये अब बोल सकते हैं सही होगा या गलत होगा,
हाँ, मोस्टली जो सबसे बड़ा सारे में था वो बेसिकली रशिया था, तो रशिया ही ने लीड किया है इस यूनियन को. Now, EAEU includes Russia, Kazakhstan, Armenia, and China as its member states. So China is not a part of that. India is negotiating trade agreements with EAEU as a bloc. ठीक है, तो FTA भी have started. तो second statement is incorrect, third statement is correct. किसी का गलत हुआ ये? गलत हो गया? ठीक है, अब this person is PM सहवाज. ये अभी क्या कर रहा है? CPEC का phase 2 started. CPEC का आइडिया है आप लोगों को? जैसे हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है ये, ठीक है, दिस रीजन इज गिलगित बल्तिस्तान, मतलब ये जो रीजन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ से हमारा CPEC का लाइन जा रहा है, दैट इज कनेक्टिंग द जिनजियांग प्रोविंस टू, किसको कनेक्ट करता है पाकिस्तान में? ग्वादर पोर्ट को. ठीक है, कराची पोर्ट को नहीं कनेक्ट करता है, उसमें मैंने कराची लिखा है, अगर आपका स्लिप ऑफ माइंड हो गया हो तो गलत हो जाएगा वो. तो विथ रेफरेंस टू द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑफन सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग. CPEC इज अ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. उसी का पार्ट है ये. वेरी गुड. ठीक है, द कॉरिडोर एम्स टू कनेक्ट द कराची पोर्ट टू द पाकिस्तान विद जिनजियांग रीजन. तो ये एक्चुअली यहाँ से पाकिस्तान वाला जो मैप अगर ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट से इस रीजन से होता हुआ जिनजियांग प्रोविंस को कनेक्ट करता है. मैंने उस दिन दिखाया था आप लोगों को जिनजियांग का मैप, और जिनजियांग से मैंने लहासा का एक ट्रेन दिखाया था लास्ट वाले सेशन में, जिसे गवर्नमेंट ऑफ चाइना वहाँ से जिनजियांग से लहासा से कनेक्ट कर रही है, एंड दैट इज पासिंग टू दी अक्साइचिन रीजन. ठीक है ना, तो याद रखेगा, वो भी न्यूज़ में चल रहा था. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट. तो ये तो अब सही हो गया होगा, ये तो मोस्टली सबसे सही बना होगा. किसी का गलत हुआ है तो आप मान के चलो, धीरे धीरे जैसे जैसे करंट अफेयर्स पढ़ते चलोगे वैसे वैसे इट विल इंप्रूव. नाउ गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब क्रेडिट रेटिंग आप बताओ. क्रेडिट रेटिंग इंडिकेट्स कंट्री एबिलिटी and willingness to pay its debt obligation in a timely manner. इसी बेसिस पे क्रेडिट रेटिंग होगा ना. पैसा ले लिया, चुराने का आपको मन नहीं है, तो ये 2 पॉइंट है, एबिलिटी एंड विलिंगनेस. तो हो सकता है मैं एबल हूं लेकिन मेरा मन नहीं देने का, तो उस पर भी आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी. जैसे मैं भी अगर किसी तरह से बैंक से लेता हूँ, पैसा रखा हुआ हूँ और मेरा मन नहीं कर रहा देने का, तो टाइमली फोन आने लगेगा और आपकी क्रेडिट रेटिंग जानी शुरू हो जाएगी. ग्रेजुअली बैंक आपको लोन नहीं देगा. इंडिया का सोवरेन क्रेडिट रेटिंग हैज डिटोरिएटेड रिसेंटली ड्यू टू राइजिंग फिस्कल डेफिसिट एंड वीक ग्रोथ. नहीं, डिटेरियोरेट नहीं हुआ है, वो B- से B हो गया है. मतलब इंप्रूव हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा तो इंप्रूव नहीं किया हम, लेकिन थोड़ा इंप्रूव किए हैं, और यही इस आर्टिकल में कवर हुआ था जो ये बोल रहा है. ठीक है ना. S&P ग्लोबल रेटिंग रेज इंडिया लॉन्ग टर्म सोवरेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम B- टू BBB एंड AB. ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज सेइंग कि B- से हम B और A पे हो गए. ठीक है, याद रखना एग्जाम में क्रेडिट रेटिंग पे क्वेश्चन आया है एग्जाम में पहले. सर इसमें अगर एक लॉजिक अगर लगाएं हम तो यहाँ पे वीक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. हाँ, क्या इसमें क्या लॉजिक लगा? स्टेटमेंट पे कह रहा है कि इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग हैज डिटोरिएटेड रिसेंटली ड्यू टू राइजिंग फिस्कल डेफिसिट एंड वीक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. वीक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब बैठ नहीं रहा है. इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम अगर देखेंगे तो ये बात सही नहीं बैठी है. वीक ग्रोथ तो है ही नहीं. हाँ हाँ हाँ, मतलब ये कीवर्ड से भी आप पकड़ सकते हैं कि ये गलत लिखा हुआ है ना. जैसे वीक तो ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो वी नो दैट, बट इसको जैसे फैक्ट पता था, आपको नहीं पता था, तो एग्जाम वाले दिन, हाँ अब एग्जाम वाले दिन आप याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे वीक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से इसने ये कीवर्ड पकड़ लिया कि वीक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है हमारा, लेकिन राइजिंग फिस्कल डेफिसिट है हमारा. फिस्कल डेफिसिट राइज कर रहा है हमारा, आफ्टर कोविड तो हम राइज कर ही रहे हैं. तो थोड़ा स्मार्टली इसने देखा. अब जाओ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसेट रेटिंग बेस्ड ऑन द फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फिस्कल, तो यही बेसिक गाइडलाइंस उनका यही होता है. सो ये सही हुआ होगा शायद मोस्टली सबका. नाउ इको सेंसिटिव वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में इको सेंसिटिव जोन है, उस जोन में हिंडाल्को माइन कोल्हापुर में बना रहा है. तो वेस्टर्न घाट में का जो बेसिकली रेगुलेटर्स हैं उन्होंने क्लियरली मना कर दिया इसको, कहा कि अभी ऐसे ही अरावली पे झगड़ा हो रहा है, इसको छूना भी मत गलती से भी. तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री फॉरेस्ट एडवाइजर कमेटी हैज फॉर नाउ डिक्लाइंड, एकदम शार्प डिक्लाइन द स्टेज 2 ऑफ फाइनल अप्रूवल ऑफ द हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड बॉक्साइट इन कोल्हापुर. हिंडाल्को होता है ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज ना, हिंडाल्को इज फॉर द बॉक्स, हम नाल्को हिंडाल्को. अब इस पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. तो करंट में इको सेंसिटिव जोन था, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं आपको. तो इको सेंसिटिव जोन आर एरिया नोटिफाइड अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया. कोई बता सकता है क्या मतलब है इसका? जैसे कि एक ये बोल रहा है कि एक प्रोटेक्टेड एरिया है और इसके इर्द गिर्द के एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं. अंडरस्टूड? प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब कि वो नेशनल पार्क होगा,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, टाइगर रिजर्व होगा, यही होगा ना, ठीक है। अब उसके अंदर भी नेशनल पार्क वार्क के अंदर भी डिफरेंट जोन्स होता है, बफर जोन्स होता है, कोर जोन्स होता है, डू यू अंडरस्टैंड? कोर जोन्स होता है, बफर जोन्स होते हैं। उन सबसे जब बाहर निकल गया तो फिर एक प्रोटेक्टेड एरिया आता है जिसको इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं। तो ये सब पूरा अंदर, इसके बाद जाके बाहर का प्रोटेक्टेड एरिया को इको सेंसिटिव जोन बोला जाता है। अब जब इतना बाहर आ गया तो थोड़ा बहुत एक्टिविटी करने देंगे ही ना उसको। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? कि अगर मैं एकदम कोर जोन में होता वहां तो तुमने मना कर दिया उसको। कोर जोन से बाहर निकले, बफर जोन में आए, बफर जोन से भी बाहर निकल के फिर हम बाहर इस वाले जोन में आए हुए, इस जोन को ये कह रहा है इको सेंसिटिव जोन है। तो अब सब जगह बैन कर दोगे तब तो हो जाएगा ना, फिर तो फिर आदमी कैसे रहेगा? तो अब मैंने इस पे एकदम ट्रिकी क्वेश्चन सेट कर दिया है। अब आप अपना दिमाग लगा के बताओ कि इको सेंसिटिव जोन्स आर एरिया नोटिफाइड अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये सही स्टेटमेंट है। एक्ट एज अ बफर एंड रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट है। अब मुझे ये बताओ कि माइनिंग, हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेडिशनल फार्मिंग आर यूनिफॉर्मली परमिटेड। तो ये तो थोड़ा बहुत करने देंगे ना, रेन वाटर ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। माइनिंग नहीं कर सकते हम लोग इको सेंसिटिव जोन, बाकी सब कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है ना? आप याद रखिएगा इको सेंसिटिव जोन किसको कहते हैं। जैसे ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां मैं रहता हूं, उसके बाहर के एरिया में इको सेंसिटिव जोन लिखा रहता है। तो मैं जब आता हूं वहां से तो इको सेंसिटिव जोन का एक बोर्ड लगा हुआ है वहां पे लोग रहते हैं बाकायदा। ठीक है ना? जितने भी यमुना के फ्लड प्लेन्स पे लोग रहते हैं वो उसी इको सेंसिटिव जोन में अपना घर बनाए हुए हैं। लेकिन माइनिंग वाइनिंग नहीं करने देगा कोई। अब इको सेंसिटिव जोन्स आर डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके अंदर डिक्लेयर होगा। अरे पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं की हो, 2014 पीवाईक्यू इट इज। थर्ड स्टेटमेंट इज 2014 पीवाईक्यू। उसमें भी इतना मैंने इसमें पूछा, उसमें बस इतना पूछा था कि इको सेंसिटिव जोन इनमें से चारों में से किस एक्ट में आता है, डिक्लेयर होता है। तो ये सब छोटे छोटे एरर्स अगर एग्जाम में हो जाएंगे तो बाहर हो जाएगा आदमी प्रीलिम से। ध्यान रखना है, ठीक है ना? अभी एनवायरमेंट आप कर रहे थे तो यू माइट हैव गॉन थ्रू इट। कार्टागेना प्रोटोकॉल पढ़ा है आप लोगों ने? किसी कार्टागेना, नगोया प्रोटोकॉल ये सब पढ़े हो? क्या होता है कार्टागेना प्रोटोकॉल में? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फोकस ऑन टू बेसिक थीम। फर्स्ट इज, पहला थीम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सेकेंड इज एक्सेस एंड बेनिफिशियल इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। मतलब मेरे पास पल्सेस का अच्छा वो रिसोर्स है, वो उसको चाहिए तो मैं दे दूंगा, ये नहीं कहूंगा कि नहीं तुमको नहीं दूंगा, हम लोग खाएंगे सब। तो दैट इज द इक्विटेबल शेयरिंग। ये किसके अंदर है? नगोया प्रोटोकॉल में कि कार्टागेना में? इन सबको कार्टागेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी है, नगोया प्रोटोकॉल ऑन इक्विटेबल शेयरिंग पे। बायो सेफ्टी का क्या कंसेप्ट है? हाँ, बायो सेफ्टी जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है उसके रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें ना पढ़ के जाइएगा, को रिलेट करना आना चाहिए। जैसे टाइगर है, वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा। अगर इन्वायरमेंट हजार्ड हो रहा है तो वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा। फॉरेस्ट के रिगार्डिंग अगर कुछ हो रहा है तो वो फॉरेस्ट के कंजर्वेशन एक्ट में आ रहा है कि फॉरेस्ट एक्ट में आ रहा है, वो भी आपको देखना होगा। फॉरेस्ट एक्ट जो साइन हुआ था वो ये क्या कहते हैं, किसने किया था? ब्रिटिश लोग जब थे 1927 में, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट लाया था। उसका पर्सपेक्टिव कुछ और था उस टाइम पे फॉरेस्ट एक्ट का, और एक फिर उसके बाद एक्ट आया, उसका नाम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो दोनों एक्ट में डिफरेंस है। पता है आपको ये सब चीजें? फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट यस, टिम्बर काट के पटरी बनाना था, तो वो किसी को भी नहीं देते थे। उसमें कंसेप्ट था पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि ये सारी प्रॉपर्टी स्टेट की है, स्टेट से आपको लेना होगा, स्टेट उसका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना? पता होगा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, ये सारे कंसेप्ट, ये सब इन्वायरमेंट, जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएगा। अगर आप डिग्रेड करते हो इन्वायरमेंट को तो इमीडिएटली पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल लग जाएगा वहां पे। ठीक है? किसके अंदर है ये पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल? कौन सा गाइडलाइंस और रूल्स है? एक रूल बता दो जिसके अंदर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का कंसेप्ट एप्लीकेबल। अभी कौन से पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब है कि जो गंदा करेगा वही उसको साफ करेगा। नहीं, पॉल्यूटेड पे प्रिंसिपल जो मैं कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस प्रिंसिपल को हमने किस वाले रेगुलेशंस में रखा है? डोमेस्टिक जो आप आए दिन में जो चलता है हमारे जिंदगी, ई वेस्ट में रखा है हमने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रखा है। बाहर जो डस्टबिन आप लगा के रखे हो उसके अंदर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल काम करता है कि जो भी कचरा आप उठाओगे उसको आपको देना होगा, बाकायदा डस्टबिन आएगा कलेक्ट करने के लिए। वो कलेक्ट करने वाला नई दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का आदमी है, अब वो लेके जा रहा है। तो ये सारी चीज ऑटोमेटिकली नहीं चल रही है। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट रूल्स के अंदर है, ठीक है ना?
तो ये सब चीज़ें ध्यान देना। नाउ with reference to the government of India, consider the following statement: Directorate body and parent ministry and role. ये क्वेश्चन डायरेक्टली PYQ है। Directorate of Enforcement ED enforces Fugitive Economic Offender Act 2018 under Ministry of Home Affairs. करेक्ट है ये? Are you sure? डायरेक्टर होम मिनिस्टर नहीं है, होम मिनिस्ट्री नहीं है इसमें, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। बाकी लोगों को आइडिया था ये चीज़ का? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है। इन्फोर्स फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, तो डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, मतलब कि कोई भाग गया पैसा लेके तो फ्यूजिटिव हो गया वो पर्सन, तो वैसे सिचुएशन में। नाउ डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्फोर्सेस कस्टम एक्ट 1962 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ये कौन करता है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन्फोर्सेस कस्टम एक्ट। कस्टम एक्ट मतलब वही एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है? तो इन्फोर्स करेगा कस्टम एक्ट 1962 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का मतलब कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दो डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट क्या है? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वो तो CBDTS, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। मैं डिपार्टमेंट की पूछ रहा हूँ कि मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के नीचे दो डिपार्टमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब? जो बजटिंग पढ़ा होगा तो बजटिंग के अंदर दो कंपोनेंट होता है ना। एक क्या कंपोनेंट होता है? एक रेवेन्यू और एक एक्सपेंडिचर। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होगा, एक डिपार्टमेंट ऑफ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे खर्च करना है, तो एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मतलब पैसा कलेक्ट करने वाले पुलिस वाले ये लोग। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो ये लग जाएगा आपके पीछे, सारा का सारा IT वेटी का टेक्नोलॉजीज लगा के आपके पीछे लग जाएगा, इन्फोर्स करेगा कस्टम एक्ट को और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को बताएगा, ये रिपोर्ट करेगा। सेम थिंग डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट, ये मैनेज करता है IT सिस्टम फॉर कस्टम एंड GST अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इनका भी यही काम है। ये डायरेक्ट PYQ था, मैंने डायरेक्टली इस PYQ को उठा के आपके सामने रख दिया। अगर आप इसको प्रैक्टिस अभी कर रहे हो और नहीं बन रहा है तो आपने PYQ भी ढंग से प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मैंने उसको उठा के थोड़ा सा चेंज किया है मैंने बस यहाँ पे, लेकिन ठीक है। अब आप जब PYQs करना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक टू स्केल अप इन्वेस्टमेंट इन द नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। तो ऐसा यूनिक सा कोई चीज़ अगर न्यूज़ में आता रहता है तो दैट यू हैव टू सी। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रहा है, ठीक है? दिस इज डन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कोई एग्जांपल नेचर बेस्ड सॉल्यूशन का किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके? अतुल, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन अगर मुझे किसी चीज़ का ढूंढना है। जैसे काउ डंग एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। हाँ, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन अभी सबसे अच्छा तो वो है जो हमारा जो साइकिल अभी हम लोग बोलते हैं वेस्ट टू एनर्जी, है कि नहीं? इट्स अ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो ADB कह रहा है कि हम पैसा देंगे आपको, आप सॉल्यूशन लेके आइए, लेकिन वो नेचर बेस्ड होना चाहिए। तो ADB के पास पैसा है। ADB का ऑफिस कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का ऑफिस कहाँ पे है? हेडक्वार्टर मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहाँ पे है? अतुल बताओ कहाँ पे है? कैसे? ये तो कॉन्फिडेंटली इतने जोर से गलत बोल रहा है। कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे बोल, जैसे अतुल देखो धीरे से बोल रहा है, किसी को आवाज नहीं आ रहा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, देख लिया किसी ने? फिलीपींस बोल दिया किसने? देखा किसी ने? ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज इन फिलीपींस, है इसमें से एक, फर्स्ट वन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज इन चाइना। वेरी गुड, देखो प्रणव बता रहा है एक सही कर। न्यू डेवलपमेंट बैंक, प्रणव, न्यू डेवलपमेंट बैंक बताओ। ब्रिक्स का बैंक है, ब्रिक्स ने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक को। कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर? ब्राजील में न्यू डेवलपमेंट बैंक का ऑफिस। इट इज नहीं, चाइना न्यू डेवलपमेंट बैंक इज। आप लोग ये सब पता, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, IBRD क्या है? अब आप अगर आप इसका मतलब कि आप लोग को आइडिया नहीं है फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। ये IBRD जो है ये है क्या, पहले तो ये बताओ, व्हाट इज IBRD? हाँ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसमें से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है IBRD, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, USA में। ये तीन आपको नहीं पता था, तो इसका मतलब कि आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का लोकेशन नहीं पता है। प्री में अगर मान लो आ जाएगा, और आ क्या जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये प्री का ही है 2025 का,
ठीक है ना, 2025 का ही क्वेश्चन है, मैंने उठा के बस पुट कर दिया है यहाँ पे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन आपको बताने के लिए। अब ये सारे बैंक्स आपको पता होने चाहिए, तो लिख तो लो कम से कम नोट्स में कि कहाँ कहाँ पे। अब ये this person why does Trump want the Greenland and what could it mean for the NATO and the European Union? तो अब ये कह रहा है कि मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए, वेनेजुएला उसको मिल गया है, नाउ ही इज लुकिंग फॉर द ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जब ये एनेक्स करेगा और उसी कंट्री जो ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री नाउ, डेनमार्क, और डेनमार्क एंड यूएस बोथ आर द पार्ट ऑफ नाटो। नाटोज आर्टिकल 5 सेज वर्ड दैट आई ऑलवेज टेल यू, जो अभी मैंने सेशंस में बताया कि इमीडिएटली अगर किसी एक नेशन पे अटैक होता है तो होल नाटो मेंबर विल बी कंसिडर अटैक्ड ऑन। तो ये पूरे प्रिंसिपल को वायलेट कर देगा, तो जो इसने प्रिंसिपल बना के रखा है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। और ये कितने घंटे पहले का न्यूज है? 11 घंटा सुबह। तो सुबह 11 बजे उसने बोला कि ग्रीनलैंड चाहिए उसे। So, अब आप मुझे ये बताइए कि नाटो की कंट्रीज है कौन कौन इनमें से देख के। ग्रीनलैंड मतलब कि नाटो का मेंबर है क्या? ग्रीनलैंड है नाटो का मेंबर? हाँ, डेनमार्क है तो मैं ग्रीनलैंड को भी मान लूंगा, ठीक है। एंड बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन एंड नॉर्थ मैकेडोनिया। आई हैव डन नथिंग, फेच 2025 प्रीलिम्स क्वेश्चन, चेंज द नेम ऑफ द कंट्रीज। अब आप अगर ये सही बना लोगे तो इसका मतलब आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किया है, नहीं तो आपने नहीं किया प्रैक्टिस। अब आप मुझे बताओ, डेनमार्क, बल्गेरिया है या नहीं है उसका पार्ट? नहीं तो फिर अगर नहीं उसमें समझ में आ रहा है तो मैप देखो, मैप देखें। मैप में अच्छी बात है कि मैंने कंट्री का नाम नहीं इशू, अच्छा वो गलत हो गया, फिर ये अभी देख लोगे तो बता दोगे। तो ये सारे ब्लू से सारे के सारे दीज आर द पार्ट ऑफ द नाटो मेंबर, ठीक है। तो डेनमार्क इज द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। और कौन कौन सा था उसमें ऑप्शंस में? देख देख के बल्गेरिया ना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, क्रोएशिया इज हियर, यहाँ होना चाहिए क्रोएशिया को कहीं, ये वाला ना, उसके बाद यहाँ होना चाहिए कहीं, स्लोवेनिया के बाद हंगरी, स्लोवेनिया, बल्गेरिया, फिर रोमानिया, ये चेक रिपब्लिक है, हंगरी है। तो कौन कौन सी कंट्री आउट हो गई फिर इस मैप के अकॉर्डिंगली? सर्बिया आउट हो गया इसमें, सर्बिया यहाँ पे था। सर्बिया क्यों आउट है? सर्बिया में वो पॉलिसी फॉलो करते हैं वहाँ पे, सर्बिया में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जैसा, ठीक है ना। चेक रिपब्लिक ये सब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो करते हैं, उन्हीं से हम लोगों ने बनाया था मिलके, नेहरू के प्रिंसिपल से, कि उनका कहना है वी आर पॉलिटिकली न्यूट्रल, तुम लोग लड़ाई करना है करते रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। नेहरू ने यही बात बोला था। नेहरू का जो पंचशील पॉलिसी था यही था ना, नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील, कि म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी। ये आपको इंटरनेशनल एथिक्स में और IR के आंसर में ये कीवर्ड चेप देना है जाके। जब कुछ नहीं समझ में आए तो अंतिम में ही लिख के छोड़ेंगे। ठीक है, पीयूष बताता होगा ना, ये कीवर्ड्स, ये सब इंटरनेशनल एथिक्स के कीवर्ड्स हैं, और कीवर्ड्स ही लिखना होता है एग्जाम वाले दिन। जब वहाँ पे आपको बताना होगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो कंक्लूजन में ये सब दिखना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस, ऐसे करके आपको बताना पांच जो पंचशील उनकी पॉलिसी। तो ये लोग भी इसी को माने थे। और ये तो आपका अगर ये सही हुआ है तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर नहीं सही हुआ है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। किसका किसका सही हुआ है बताओ। तो ये बेसिक मिस्टेक हो गया। फिर अब इंडिया का डेयरी सेक्टर में इंडिया कंटिन्यू टू होल्ड द पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन इन द ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूट्स नियरली टू द क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। इंडिया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में मिल्क प्रोड्यूस करता है, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ मिल्क है इज कंपेरेटिवली वेरी एट द लोअर ग्रेड विथ रिस्पेक्ट टू द यूरोपियन नेशन। जो बाहर के लोग यहाँ आके जब मिल्क पीते हैं दे कंसिडर इट एज अ टॉयलेट वाटर, लोग मतलब बोलते हैं ऐसा, जो यूरोपियन नेशंस है। रीज़न उसका क्या है? वहाँ जो लोग यूरोप में रहते हैं वह टेम्परेट वेजिटेशन है। टेम्परेट वेजिटेशन में जो वेजिटेशंस होता है वो कंपेरेटिवली मोर न्यूट्रिशियस इन नेचर होता है। इस वजह से वहाँ के जो भी आप ये गाय, शिप या जो भी कैटल देखोगे, उनका फोटोज अगर देखोगे तो दे आर मोर बल्की एंड दे आर एट अ गुड क्वालिटी। सो उनका मिल्क की जो भी क्वालिटी होती है वो कंपेरेटिवली वेरी बेटर। तो ऑल्दो वी आर अ नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ द हिज, बट आवर क्वालिटी इज नॉट गुड। तो ये याद रखना है। ये चीज़ वाजीराम में सर थे, मनोचा सर, तो मनोचा सर कभी कभी घूमने यूरोप जाते थे तो वापस आके वो यही बताते थे। तो मुझे उनका लाइन अभी भी याद है ये बात, कि ही ऑलवेज यूज टू टेल कि इंडिया मिल्क इज कंप्लीटेड टॉयलेट वाटर, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो उनका ही याद है मुझे। अब नाउ क्वेश्चन पे जाते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये
राष्ट्रीय गोकुल मिशन डेयरी सेक्टर को बढ़ाने के लिए, इसका जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन लेके ज़्यादा आने के लिए है। तो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं? द मिशन इज सिग्निफिकेंट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो ये एक जनरल है कि हाँ, जाहिर सी बात है कि हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को टारगेट करेंगे, एज इट बेनिफिट इन इंप्रूविंग द ब्रोमीन प्रोडक्टिविटी एंड इंटेंडेड टू परकुलेट कैटल बफेलो ओनर अक्रॉस द रूरल इंडिया। ठीक है, ये सही लग रहा है ना? द मिशन एम टू प्रमोट इंडिजीनियस कैटल एंड बेफेलो रियरिंग। इंडिजीनियस यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है, आप ध्यान अगर देते होंगे तो मैंने इसको बोल्ड भी कर रखा है कि आप उसको ध्यान से देख सको, उस कीवर्ड्स को, कि उस कीवर्ड को आप ध्यान से देखना। इसमें मैंने इंडिजीनियस कैटल और बफेलो रियरिंग एंड द कंजर्वेशन इन द साइंटिफिक एंड होलिस्टिक मैनर, तो ये सही होगा। ये 2025 का पेपर है, उसका क्वेश्चन मैंने उठा के इसमें डाला है, ठीक है ना? तो ये आपका सही हो गया। फिर अगर जिनका जिनका सही हुआ है तो दे अंडरस्टूड दम, बात समझ गया है वो। अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंक्रीजिंग पोजीशन एज अ प्राइमरी व्हीकल फॉर रीजनल कॉपरेशन इन साउथ एशिया amid the decline of South Asian nation for regional cooperation. BIMSTEC comprising Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand. This is a answer to the SAARC nation. अब इसमें कहीं मेंशन नहीं दिख रहा है, but I'll tell you that BIMSTEC is now considered as a answer to the SAARC nation. The SAARC में क्या हुआ था? SAARC में the party is Pakistan, and Pakistan keep on interfering into the sovereignty of India. That's why India has stopped कि SAARC में अब हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो फॉर दैट, उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया नाउ लुकिंग ईस्ट, द एक्ट इज बिम्स्टेक से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वही मेंबर्स है, बस पाकिस्तान नहीं है उसमें पार्ट। अब इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन को जनवरी 26 तक, मतलब इस महीने तक, बिम्स्टेक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 7 मेंबर्स हैं यहाँ पे, 7 मेंबर्स है इसमें। कौन कौन, कोई बताओ? तो इसको मैप पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे नाम नेमिंग फ्यूचर याद नहीं होता एग्जाम से पहले, तो करना क्या है, मैप पे इसको ना फ्रेम कर लो, मतलब साउथ एशिया का एक मैप बना लो, और मैप बनाने के बाद ना ऐसे रिमेंबर करो कि कौन सा 2 कंट्री साउथ ईस्ट एशियन नेशन से आया हुआ है, मतलब आशियान नेशन से आया हुआ है। जैसे G20 को याद करने का मैंने क्या तरीका बनाया था कि मैंने काउंट आउट कर लिया कि एशिया से कौन कौन सी कंट्री उसके अंदर है, कौन सी कंट्री अफ्रीका से उसके अंदर है, और कौन सी कंट्री अमेरिका से अंदर है, ऐसे करके। तो याद था मुझे एग्जाम वाले दिन कि यार एशिया से यही लोग हैं सिर्फ। तो मैंने इसको याद करने का क्या तरीका बनाया कि जैसे इंडिया का ऐसे मैप बनाया। अब इंडिया होता है साउथ एशियन नेशंस में, और इंडिया के इधर वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो आशियान नेशन बोला जाता है उसको, मतलब साउथ ईस्ट एशिया। तो उनमें से कौन 2 है? तो म्यांमार और थाईलैंड है, ठीक है। इंडिया से फिर इधर सब कॉन्टिनेंट से कौन कौन है? तो भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड बस इतना ही। अब बिम्स्टेक केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन। तो ये एकदम फैक्ट हो गया, 1999 ढाका डिक्लेरेशन। किसको किसको पता है किससे आया है? बैंकॉक डिक्लेरेशन, वेरी गुड। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ने मिलकर इसको बनाया था, नेपाल बाद में इसको ऐड किया है, फाउंडिंग मेंबर वो नहीं है, ठीक है। इस बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज लेड बाय इंडिया। टूरिज्म नहीं करता है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। तो टेक्निकली क्या क्या गलत हुआ फिर इसमें? पहला तो सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो 1 और 4 ही सही हुआ ना फिर इसका। अच्छा 1 भी गलत है, 1 सही है, 4 गलत है। अच्छा 4 गलत, तो ये भी तो गलत है ना, बिम्स्टेक केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 1 ओनली होना चाहिए ना फिर इसका आंसर, तो 1 ओनली। अच्छा 1 और 4 मुझे लग रहा था तब तक, और देखो मैंने C14 लिख भी दिया है, 1 ओनली है इसका आंसर फिर, डी। आर यू श्योर ना कि उसको लेड वो करता है, टूरिज्म नहीं करता है इसको? मतलब ऐसे श्योर हो तो ही बताओ फिर, नहीं तो लोगों को तुमने वो कर दिया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम जो होता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज द लास्ट वन। मतलब इफ यू आर लूजिंग पेशेंस, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स ये पूरा का पूरा सबके लिए है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ठीक है ना। देखो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का बेस, टूरिज्म नेपाल करता है और सिक्योरिटी इंडिया, ठीक। अब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम पे एक चीज़ ध्यान रखना है, देखो व्हाट हैव टू बी फोकस्ड हियर कि इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर कंट्रीज, राइट। वी हैव नॉट कंट्रीब्यूटिंग एज मच एज अदर नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड चाइना आर डूइंग। मीन्स उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन GDP में ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एसेंस समझा दे रहा हूँ।
ऐसे सिचुएशन में किसी भी कंट्री का ग्रो करना लंबे तक, जिसका प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड नहीं हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डाइवर्सिफाइड नहीं हो, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली फोकस करता है कि सारे मैन्युफैक्चर, ये सारा क्या है, प्रोडक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ड्रग्स हो गया, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंदर इंसेंटिवाइज कर रहा है इन सारी कंपनीज को। अभी आया ना समझ में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होता है, इसको इंसेंटिवाइज कर रहा है। पर्टिकुलरली वो चाहता है कि हमारा जो शेयर हो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का, वो 25% तो एटलीस्ट हो जाए, उससे भी कम है अभी। मैंने इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया है कि पीएलआई स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू अबाउट 25% ऑफ द इंडियाज जीडीपी। अभी हम इतने पे भी नहीं है, तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ द पीएलआई स्कीम मेनली टारगेट्स द मोबाइल फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो टारगेट तो मैंने अभी आपको न्यूज़ के आर्टिकल में दिखाया, आप लोग सब ध्यान रखना एग्जाम वाले दिन कि आई हैव शोन यू द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द प्रोडक्ट्स वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएलआई स्कीम इज एप्लीकेबल टू। तो याद रहेगा, ऐसे भूलोगे, मतलब ये सब चीज़ें देखने के बाद जो पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको वो लिस्ट पता चल जाए या ये चलो। तो एग्जाम वाले दिन अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो तो यू हैव टू बी केयरफुल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल 2025 में भी पूछा था, 2025 के प्री में आया था सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में बस इतना ही आया था कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हम बनाते हैं। So now the question is, with reference to sustainable aviation fuel, consider the following statement. India has already started mandatory blending of sustainable aviation fuel with aviation turbine fuel for the domestic flight. तो हमने स्टार्ट तो कर दिया है ना सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, और ये यूज्ड कुकिंग ऑयल इज वन ऑफ द फीड स्टॉक यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। यूज लिखा हुआ है, कुकिंग ऑयल्स लिखा रहता तो फिर हो जाता है कि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता। मैंने ये बताया था ना। क्या रीज़न है इसमें, कोई बता सकता है? कोई बता सकते हो? कैन यू टेल? हेलो, ये बता सकते हो कि क्यों यहाँ यूज्ड कुकिंग ऑयल यूज होगा बट कुकिंग ऑयल हम नहीं यूज करेंगे एज अ फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? रीजन इसका समझ में आ रहा है? अनयूज करें तो फिर तो वो फर्स्ट यूज में हो जाएगा मतलब। हाँ, और कोई एसेंशियल, मतलब यूज्ड इसलिए कर रहे हैं कि वो ऑलरेडी डिस्कार्डेड एज अ वेस्ट में चला गया है, नाउ वी कैन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट, तो हम तब उसको यूज कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट अभी भी गलत है। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्लेंडिंग ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट बिगिन 2027 ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है ब्लेंडिंग। हाँ, डोमेस्टिक भी 27 के बाद ही है। देखो ना, इंट्रोड्यूसिंग एनी सच मैंडेट ओनली फ्रॉम 2027 और बियॉन्ड अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री insiders, SAF currently cost around 3 times the price of the regular jet fuel. ये बताया था आपने पिछली क्लास में। 3 times। हाँ, ये बताया था, बट मेरे ख्याल से इसमें ये नहीं था। तो इसमें ये दे रहा है कि प्राइस इतना ज़्यादा है कि अभी इसको लाना हमारे लिए वाइबल नहीं है। तो जो एसोसिएशन है एयरलाइंस के, वो कह रहा है कि 27 से जब आप प्राइस कम कर दोगे तब देखा जाएगा। अभी वी कांट अफोर्ड कि फ़्लाइट टिकट्स ऐसे ही बहुत ज़्यादा होता है,